यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। समीर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर अपने हाथ में ली दोनों ब्लेड को टेबल पर रखकर बोला, आओ भाभी मैगी खा लो, अब यही खाकर सोना है हमें। इतना बोल कुर्सी पर बैठ जाता है और मोना को सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा करता है। तो मोना कंफ्यूज होकर बोली, लेकिन क्यों, क्या सुषमा आंटी भी गई है? अरे नहीं भाभी, वो आज काम पर ही नहीं आई, शायद उनकी तबीयत खराब थी। क्या हुआ, क्या आपको भूख नहीं है? समीर अभी भी प्रिया भाभी को दूर खड़ा देखकर बोला, जिसे सुनकर मोना ना में सिर हिलाने को होती है, लेकिन मैगी देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसे सच में बहुत तेज भूख लग रही थी और ये समीर उसके चेहरे को देखकर समझ रहा था। मुझे पता है भाभी, मैंने आपके साथ पहले बहुत गलत करने की कोशिश की, तभी आप मुझे माफ नहीं कर पा रही है, लेकिन कम से कम मेरे साथ खाना खा ही सकते हैं, मैं यार इतना भी बुरा नहीं हूँ। इतना बोल समीर उदास सा चेहरा बना लेता है, जिसे देखकर मोना उसके पास आकर बोली, नहीं नहीं समीर, ऐसी बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और खाने में किसी शर्मलाओं में खाती हूँ, तुम अपना देख लेना। इतना बोल मोना उसकी भी प्लेट लेकर कुर्सी पर बैठकर मैगी खाने लगती है, मुस्कुराते हुए। क्यों समीर शौक होकर ये देखता रह जाता है, तो मोना बोली, सॉरी यार, सच में बहुत तेज भूख लग रही है, तुम अपने लिए और बना लो ना। इतना बोल वो जल्दी जल्दी खाने लगती है, तो समीर गहरी सांस लेकर बोला, ओके ओके, मैं और बना कर लाता हूँ, लेकिन प्लीज आप धीरे धीरे खाओ, मैं और लेकर आता हूँ बनाकर। इतना बोल वो खड़ा होकर जाना लगता है, तो मोना बोली, अरे मेरे प्यारे देवर जी, आप अब अपने लिए बनाना, मेरे इतने में हो जाएगा। जिसे सुनकर समीर हंसते हुए बोला, ओके मेरी प्यारी भाभी जी। इतना बोल वो किचन में चला जाता है और मोना मैगी खाने लगती है। समीर किचन में आकर दीवार के पीछे छुपकर मोना को देखकर बोला, वाह समीर, काम हो गया है, अब ये गई काम से, जब तक सब पार्टी से आएंगे तब तक तो मैं इसके साथ विस्तृत गर्म कर चुका हूँ। इतना बोल उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मोना को मैगी खाते हुए देखने लगता है। मोना दोनों प्लेट की मैगी खाने के बाद पानी पीकर अपने पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, वाह मजा आ गया, चालू ये आदमी किसी काम तो आया मेरे, चलो अब बहुत नींद आ रही हूँ, जो थोड़ा सो लूँ तब तक आदित्य आरव आएंगे। मोना यही सोचकर खड़ी होती है, तो उसे अपने सिर भारी भारी लगने लगता है और सीढ़ियां की तरफ जा रही थी, तब तो उसके आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है, मोना अपना सिर पकड़कर बोली और फिर वहां गिरने लगती है। तभी समीर भाग कर आता है और मोना को अपने बाहों में भर लेता है। अब आगे राघव जब जंगल के बने घर पूछता है, तब तक तो गीता ने नताशा के बॉडी में जहां जहां कुत्ते ने काटा था वहां वहां पट्टी बंधी थी, वो आराम कर ही रही थी अपनी आंखें बंद करके। तभी एक झटके से डोर खोलता है, तो नताशा डर के एकदम अपनी आंखें खोलकर, प्लीज मुझे छोड़, इन कुत्ते को मुझ से दूर रखो प्लीज। इतना बोल वो रोने लगती है। राघव जब अपनी बीवी की ऐसी हालत देखता है, तो उसकी आंखों में नमी आ जाता है और वो धीरे धीरे कदमों से उसके पास आने लगता है, तो नताशा उसे बिना देखे अपना सिर दूसरी तरफ करते हुए उठकर बैठ जाती है बेड पर और अपने पैरों को मोड़कर बैठ जाती है डरी हुई। राघव के दिल में दर्द होने लगा था उसकी ये हालत देखकर और उसके पास बेड पर बैठते हुए बोला, बेबी मैं हूं, देखो मुझे। इतना बोल वो उसका हाथ पकड़ने को होता है, तो वो पीछे होकर बोली, नहीं नहीं, दूर रहो प्लीज मुझसे। जिसे देखकर राघव और ज्यादा रोना आने लगता है। डोर पर खड़े विशाल और लिली ये देख रहे थे, उन्हें भी बुरा लगा रहा था कि नताशा कितनी डर चुकी है। राघव फिर एकदम से उसे गले लगाकर रोते हुए बोला, बेबी मैं हूं तुम्हारा प्यारा हब्बी प्लीज। नताशा जब राघव की बात सुनती है और अपने राघव का एहसास को महसूस करती है, वो भी कस के उसके गले लग रोने लगती है, तो राघव उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप खतरे में, और क्यों खुद ही इतना सब झेला, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी ही मर जाता है ना। जिसे सुनकर नताशा रोते हुए बोली, आपकी जरूरत वहां भी तो थी ना, सबसे ज्यादा हब्बी, और मुझे बचाने आखिर में आ हो गई थी मोना दी, बस इसलिए मुझे लगा आपको बताना सही नहीं लगा। जिसे सुनकर राघव गहरी सांस लेकर बोला, आप भी ना पागल है पूरी, सिर्फ आपके लिए। नताशा मुस्कुराकर बोली, तो डोर पर खड़े विशाल और लिली भी मुस्कुराने लगते हैं। लिली के आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे वो साफ कर रही थी। और फिर वो विशाल को देखती है जो उसे ही देख रहा था, तो वो उसके आंखों में देखकर बोली, क्या हुआ, आप हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? विशाल ना में सिर हिला कर देता है और वे दोनों एक नजर राघव और नताशा को देखकर वहां से जाने लगते हैं। दोनों एक साथ चल रहे थे, दोनों की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। चलते हुए वे लोग अर्जुन और कविता के रूम के बाहर आते, तो वे देखते हैं ये भी यही हाल था। अर्जुन कविता को शांत करा रहा था, जो बहुत डर चुकी थी, वो बेचारी देख भी नहीं सकती थी, फिर भी उसके साथ उन्होंने ऐसा किया।
लिली दुखी होकर बोली तो विशाल गहरी सांस लेकर बोला, हाँ मन तो कर रहा अभी जाकर उन्हें मारूं, लेकिन मेरी बहन का कहना सही है, ये लोग दुनिया की नजरों में अपराधी, उन्हें चाहिए और वो सजा मिलेगी उन्हें। लिली हाँ में सिर हिला देती है तो दोनों फिर से आगे चलने लगते थे। दोनों की बीच छुपी थी। तभी वे तीसरे रूम के बाहर आते हैं तो इसमें वो डॉक्टर अली और उसके साथियों की गोली निकाल रही थी राहुल की मदद से। राहुल बेचारा चुपचाप उसकी मदद कर रहा था, लेकिन फिर वो उसे दो बातें सुना रही थी और वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। राहुल इस लड़की को कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्यों इसकी इतनी बकबक सुन रहा है, उसके पास बंदूक तो होगी, ज्यादा बोले देखा दे उसे। लिली कंफ्यूज होकर बोली तो विशाल बोला वो ऐसा कर सकता है, लेकिन शायद उसे ये सब अच्छा लग रहा है और जो उसे इतना सुना रही है भी। जिसे सुनकर लिली की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और विशाल को देखती है जो मुस्कुरा रहा था, जिसे देख लिली भी मुस्कुरा कर बोली हाँ। तभी तो वो बेचारा सब कुछ सुन रहा है। एक मर्द उसके के आगे झुकता है जिससे वो प्यार करता है, उसे अपना समझता है। इतना बोल वो आगे बढ़ जाती है और उसके पीछे विशाल में अब लिली का रूम आ गया था और अपने रूम में जाने से पहले विशाल को देखकर बोली गुड नाइट विशाल जी। गुड नाइट, विशाल हल्का सा मुस्कुरा कर बोला तो लिली उसे देखते ही देखते डोर बंद करने लगती है। दोनों के आंखों के बीच डोर बंद हो जाता है, जिसे देखकर विशाल मुस्कुराकर अपने रूम में चला जाता है। राहुल गीता के साथ रूम से बाहर आकर रूम अंदर से बंद कर बोला थैंक्स ये सब करने के लिए। जिसे सुनकर गीता घूर के उस देख कर बोली प्लीज तुम अच्छा बनने का नाटक मत करो यार, मतलब तुम लोग एक अपराधी हो जो पुलिस वालों को यहाँ बंद करके रखे हो। अच्छा आपको ऐसा लगा, राहुल गीता की आंखों में देखकर बोला। तो गीता उससे अपनी आंखें चुराते हुए बोली हमें क्या, कोई भी यही समझेगा, खेल छोड़ो मेरा काम हो गया तो अब तुम मुझे जाने दो प्लीज, मेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। राहुल हाँ में सिर हिलाकर बोला ओके मैं भी चलता हूँ, रात हो गई तो तुम्हारा साथ जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन गीता उसके हाथ से बैग लेते हुए बोली नो थैंक्स मिस्टर, मैं चली जाऊंगी और प्लीज मेरी लाइफ में फिर कभी मत आना मुझे इसे गलत काम कराने के लिए। इतना बोल वो तेज कदमों से डोर की तरफ जाने लगती है और राहुल उसे जाते हुए देखकर बोला सॉरी। पर गीता उसे सुनकर भी इग्नोर कर देती है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इस लड़के पर और अपने आप पर भी। क्यों उसने डॉक्टरी सीखी थी अगर इस दिन के लिए जहां वो इन अपराधियों का इलाज करेगी और उनकी हेल्प, तो इससे अच्छा किसी दुर्घटना में उसके हाथ ही नहीं रहे थे, या मर जाती तो सही होता, कम से कम वो ये पाप करने से तो बच जाती। वो यही सोचकर वहां से बाहर आकर जंगल के रास्ते जाने लगती है घर। लेकिन तभी उसे जानवरों की आवाज आती है तो वो डरने लगती है, लेकिन फिर हिम्मत करके जाने लगती है। राहुल भी उसके पीछे था, क्योंकि भले ही ये लड़की उससे नफरत करती थी लेकिन उसने अपना काम किया और वो गलत नहीं है। इसकी जगह कोई भी होता तो वो ऐसा ही सोचता, इसलिए वो उसके पीछे जा रहा था। गीता अपने फोन की लाइट चालू करके आगे बढ़ रही थी जंगल में। तभी उसे पीछे से चीख सुनाई देती है तो वो एकदम से पलट कर देखती है जहां कोई नीचे बैठ गया था। दर्द में गीता पीछे कदम बढ़ा करके जो उस आदमी तक जाती है तो वो देखती है कि तो वही लकड़ा राहुल है जिसे उसने मना किया था अपने पीछे आने से। वो नीचे बैठा था अपना पैर पकड़कर, शायद उसे कोई काट के गया था। वो नीचे बैठकर राहुल के पैर पर टॉर्च मारकर बोली मुझे देखने दो, तो वो उसे किसी जहरीले सांप का काटा हुआ दिखाई देता है जिससे जहर राहुल के शरीर में तेजी से अंदर जा रहा था। और जी, इतना बोल वो अपना बैग खोल उसमें एक इंजेक्शन लगा देती है तुरंत, जिससे सांप का जहर राहुल की बॉडी में नहीं मिलता है। जिसे देखकर वो राहत की सांस लेकर बोली तुम पागल हो गया, मैंने मना किया था ना तुम्हें अपने पीछे आने से, फिर क्या जरूरत थी मेरे पीछे आने की, और क्या तुम्हारे पास फोन की लाइट नहीं क्या। जिसे सुनकर राहुल रोनी सी शकल बनाकर बोला सॉरी वो मैं तो बस तुम्हारे लिए। लेकिन वो आगे कुछ बोलता तभी गीता उसे आंखें दिखाती है तो राहुल अपना सिर नीचे करके बोला सॉरी। जिसे सुनकर गीता गहरी सांस लेकर बोली तुम पागल और गधे भी बड़े वाले, चलो अब यहाँ से। इतना बोल वो अपना बैग कंधे पर टांग कर फिर राहुल को उठाने लगती है। उसका हाथ पकड़कर उसका हाथ अपने कंधे पर रखकर वापस राहुल की तरफ जाते हुए बोली तुमने फिर से मेरा काम बढ़ा दिया है, लगता है आज मेरा दिन ही खराब था जो मैं तुम्हारे साथ आई। काश मैंने थोड़ी जल्दी अपना घर चली हो गई होती हॉस्पिटल से तो तुम मुझे नहीं मिलते और फिर ना मैं कुछ ज्यादा पैसे के लिए तुम्हारे साथ आती। गीता राहुल का हाथ अपने कंधे पर रख उसे पकड़कर चली रहती और राहुल बस उसे देखे जा रहा था। उसे बिल्कुल उसकी बात का बुरा नहीं लग रहा था। गीता धीरे कदमों से उसे वापस घर में लाकर बोली तुम्हारा रूम कौन सा है। इतना बोल वो राहुल को दुखती है जो उसे देख रहा था। जिसे देखकर गीता गुस्से से उसे घूरती है तो राहुल साइड में इशारा करता है, जिसे देखकर गीता उसे उस तरफ ले जाते हुए बोली तुम पागल हो क्या यार, मैं तुम्हें इतना कुछ बोले जा रही थी और तुम हो कि चुपचाप चल रहे हो। वैसे तुम लोग ऐसा काम क्यों करते हो, उन पुलिस वालों को जाने दो ना। इतना बोल गीता राहुल को उसके बेड पर लिटा देती है तो राहुल उसे घुर के देखकर बोला तुम्हें जिस बारे में कुछ नहीं पता हो ना तो मत बोलो। जिसे सुनकर गीता राहुल को घुरे को देखकर बोली ओके मत बताओ, लेकिन तुम्हें अब आराम करना चाहिए। इतना बोल वो राहुल को एक और इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन इस बार बेहोशी का, जिससे राहुल गहरी नींद में चली जाता है। जिसे देखकर गीता अपना बैग उठाकर बोली मुझे माफ करना, तुम अच्छे हो लेकिन गलत के साथ हो और मैं कभी गलत का साथ नहीं दे सकती हूँ।
इतना बोल वो घिरे घिरे कदमों से राहुल के रूम से बाहर आकर जब देखती है कि कोई नहीं है तो वो उस रूम का डोर खोलकर अंदर आराम कर रहे इंस्पेक्टर अली और उसके साथियों को देखकर बोली, आप लोग प्लीज यहाँ से चलो जिससे पहले कोई जगह जाए। इंस्पेक्टर अली और उसके दोनों साथी एक कोने में उदास बैठे हुए थे। जब डोर खोलने और सामने खड़ी लड़की की बात सुनते हैं तो एक दूसरे को देखकर खड़े हो जाते हैं और फिर रूम से बाहर आ जाते हैं। तो गीता उन्हें शांत रहने का इशारा करके अपने पीछे आने का इशारा करती है और फिर धीरे धीरे कदमों से उन्हें घर से बाहर ले जाती है। बाहर आते ही इंस्पेक्टर अली बोला, गुड जॉब डॉक्टर, आपको इसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। गीता बोली, वो सब बाद में, पहले यहाँ चलो वरना आपके साथ में भी मारू जाऊंगी इनके हाथों। जिसे सुनकर सभी हाँ में सिर हिला देते हैं और जंगल से बाहर जाने लगते हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये लोग बहुत बड़े अपराधी हैं, अब देखना मैं कैसे इन सभी को पकवाता हूँ और सभी को गोली मार किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। इंस्पेक्टर अली गुस्से में बोले जा रहा था, जिसे सुनकर गीता कुछ बोलती तो नहीं है लेकिन उसे बुरा लग रहा था, शायद इसलिए कि उसने किसी के विश्वास को तोड़ा है। लेकिन वो क्या करती, इन्होंने पुलिस वालों को पकड़ कर रखा था जो एक बहुत बड़ा अपराध था। यही सोचकर वो उन पुलिस वालों के साथ जंगल से बाहर आ जाते हैं जहां आकर सभी राहत की सांस लेते हैं। चलो आओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा तुम्हारे, और हाँ इनाम के लिए तैयार रहना, तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अली हंसते हुए बोला तो गीता बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। आज के लिए बस इतना ही, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, बाय। CH52 मोना गायब हो गई और आदित्य मोना से गुस्सा। अब तक इतना बोल वो राहुल को दुखती है जो उसे देख रहा था, जिसे देखकर गीता गुस्से से उसे घूरती है तो राहुल साइड में इशारा करता है, जिसे देखकर गीता उसे उस तरफ ले जाते हुए बोली, तुम पागल हो क्या यार, मैं तुम्हें इतना कुछ बोले जा रही थी और तुम हो कि चुपचाप चल रहे हो, वैसे तुम लोग ऐसा काम क्यों करते हो, उन पुलिस वालों को जाने दो ना। अली हंसते हुए बोला तो गीता बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। ओबरॉय बोला, मैं। समीर मोना को गिरने से बचा लेता है और फिर उसे अपने गोद में उठा लेता है। उसे देखकर बोला, बस कुछ देर बाद तुम खुद से नजर नहीं मिला सकते हो। इतना बोल वो उसे लेकर सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। मोना को गर्म लग रही थी तो वो समीर के सीने चिपकने लगती है। समीर ये देख मुस्कुरा रहा था, उसकी प्यारी भाभी अब भूल चुकी है कि वो कौन है और किसके साथ है, उसे बस उसके गर्मी को दूर करना है, फिर चाहे कोई भी हो उसके साथ। यही सोचकर वो उसे अपने रूम में लाकर पहले मोना को बेड पर लेटा देता है और फिर वापस आकर डोर बंद कर लेता है। उसके बाद वो अपनी भाभी को देखता है जो गर्मी के मारे अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर समीर अपनी शर्ट निकाल कर बोला, भाभी मैं आपकी हेल्प करता हूँ ना। इतना बोल मोना के पास आकर एक बार अपने आंखें बंद करके उसकी खुशबू लेकर अपनी आंखों खोलकर बोला, भाभी सच में मजा आ जाएगा आज रात आपके साथ, लेकिन मुझे ना नहाना तभी अच्छे से मजा ले सकता हूँ, इसलिए सॉरी आपको थोड़ा और तड़पना पड़ेगा मुझे। इतना बोल वो वापस खड़ा होकर मोना अपने शरीर से पसीना साफ करता हुआ देखकर अपने मेन पार्ट पर हाथ रख रख कर गहरी सांस लेकर बोला, उस कुछ देर और। इतना बोल तेज कदमों में बाथरूम में चला जाता है और फिर वहां से पानी गिरने की आवाज आने लगती है। प्रिया की बॉडी भूले ही काम नहीं कर रही हो, लेकिन अंदर मोना को एहसास हो चुका था कि वो कितने बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो पक्का उसके साथ वो हो जाएगा जिससे वो कभी आदित्य को मुंह नहीं दिखा पाएगी। मोना फिर अपने पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करती है बेड से और घिरे घिरे कदमों से खड़ी होकर देखने की कोशिश करती है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि डोर किस ओर होगा यहाँ से जाने का। यही सोच वो चारों तरफ देखने लगती है तो सब गोली घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर वो एक तरफ जाने लगती है जहाँ वो दीवार से टकरा जाती है और फिर साइड की तरफ जाने लगती है। उसके सहारे से आखिर में वो डोर के पास पहुंचकर डोर खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वो आसपास देखने लगती और फिर उसके पास वाले रूम में चली जाती है, आरव का रूम समझकर, और अंदर से डर भी बंद कर लेती है। मोना फिर अपने पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करती है बेड से और घिरे घिरे कदमों से खड़ी होकर देखने की कोशिश करती है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि डोर किस ओर होगा यहाँ से जाने का। यही सोच वो चारों तरफ देखने लगती है तो सब गोली घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर वो एक तरफ जाने लगती है जहाँ वो दीवार से टकरा जाती है और फिर साइड की तरफ जाने लगती है। उसके सहारे से आखिर में वो डोर के पास पहुंचकर डोर खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वो आसपास देखने लगती और फिर उसके पास वाले रूम में चली जाती है, आरव का रूम समझकर, और अंदर से डर भी बंद कर लेती है। और इधर घर बाहर आदित्य की कार रुकती है तो सभी लोग कार से उतर जाते हैं। आदित्य आरव को अपनी गोद में लेकर माया और रिया से बोला, माँ मैं इस रूम में प्रिया के पास सुला दूंगा, आप लोग थक गए होगे जाकर सो जाओ। जिसे सुनकर माया मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर बोली, ठीक है बेटे, लेकिन क्या बहू आ गई होगी घर पर, आजकल उसका पता ही नहीं रहता है कहाँ जाता है। माया आदित्य को मोना के खिलाफ करते हुए बोली, वो माँ उसे कुछ काम रहता है बस इसलिए जाती है, और वैसे भी इतनी रात तक थोड़ी वो घर के बाहर होगी।
विक्रम मुस्कुराने का नाटक करके बोला, वरना उसके चेहरे से साफ दिखा रहा था कि उसे उस समय कितना बुरा लग रहा था जब सबके बच्चों की माँ उनके साथ में थी केवल आरव को छोड़कर, इसलिए वो कितना उदास था। उसे समय आदित्य को बहुत बुरा लग रहा था अपने बेटे के लिए। अगर माँ ना हो तो बात अलग हो जाती है, लेकिन माँ होने के बाद भी नहीं हो, ये तो माँ की लापरवाही है केवल। और इस चीज पर आदित्य बहुत गुस्सा भी आ रहा था प्रिया पर, लेकिन वो अपनी माँ और बहन को दिखना नहीं चाहता था बस। और यह बात माया अच्छे से समझे रही थी और आदित्य के साथ घर के अंदर आते हुए बोली, देख आदित्य, भले ही मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तुझे माँ के प्यार से दूर नहीं रखा, क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ बहुत जरूरी होती है। ये बात तू समझता है, पर बहू को समझना चाहिए कि आरव अब बहुत छोटा है, वो अभी इस लायक नहीं हुआ है कि अपनी माँ से दूर रह सके, इसलिए तू उसे समझा को बाकी काम बाद में होते रहेंगे, लेकिन अभी आरव का ध्यान रखें। और हमें उससे क्या चाहिए, वैसे भी वो कौन सा काम करती है, तू छोटा था तो मुझे घर के काम भी देखना होता था, लेकिन फिर भी मैंने तेरे प्यार में थोड़ा भी कमी की है तो बोल। अपनी माँ का बात सुनकर आदित्य हाँ में सिर हिलाकर बोला, जी माँ, मैं उससे बात करूँ? हाँ यही ठीक रहेगा, अब मेरी तो वो इज्जत करती नहीं है, तो मेरे कहने से कोई भी फायदा तो नहीं है, तो ही कर। माया दुखी सा चेहरा बनाकर बोली। अब तक वे लोगों सीढ़ियों से ऊपर आ चुके थे बातें करते हुए। आदित्य अपनी माँ की बात और उनका उदास चेहरा देखकर कुछ बोल पड़ा उससे पहले समीर अपने रूम से बाहर आता है केवल अंडरवियर में, ये बोलते हुए, कहाँ भाग गई जान, आज तुम मुझसे नहीं बच सकती हो। जिसे सुनकर आदित्य और बाकी लोग उसे देखते हैं रूम से बाहर आते हुए, तो रोया अपने आंखों के आगे हाथ रख बोली, छी भाई, आप इस तरह क्यों घूम रहे हैं घर में? रिया की बात सुनकर माया गुस्से से समीर को घूरने लगती है और आदित्य नॉर्मल खड़ा था। समीर सामने अपनी माँ और बहन के साथ आदित्य को देखकर हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी, वो बस उसे देखने। बोल बकवास कर रहा है समीर, और घर में और कौन, तू जा अपने रूम में, पागल होता जा रहा है नालायक। माया गुस्से से बोली तो समीर खुद को देख फिर बाकी लोगों को देख कंफ्यूज होकर वापस रूम में चला जाता है, सोचते हुए वो तो प्रिया को बेड पर लेटा छोड़कर गया था ना, फिर वो कहाँ चली गई, वो भी इस हालत में कैसे, और ये सोच चला जाता रूम में। जिसे देखकर माया अपना सिर पकड़कर बोली, क्या करूं यार मैं, इस लड़के का ना कोई काम करता है, बस पागलों जैसी हरकतें करा लो इससे। जिसे देखकर आदित्य बोला, गुड नाइट मॉम, मैं आरव को उसके रूम में सुला दूं? माया गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिलाकर बोली, ओके बेटे जाओ, बच्चे को सुला दो, मैं जा रही सोने के लिए। जिसे सुनकर आदित्य आरव को उसके रूम में ले जाता है, जिसे देख रिया बोली, माँ ये समीर भाई किसे ढूंढ रहे थे? जिसे सुनकर माया चिढ़ते हुए अपने रूम की तरफ जाते हुए बोली, मुझे क्या पता, जा अपने भाई से पूछे ले। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना उनसे कुछ पूछने, इस समय मैं तो सोने जा रही हूँ अपने रूम में, बाय, गुड नाइट मॉम। इतना बोल वो पहल रूम में चली जाती है, जिसे देख माया गहरी सांस लेकर बोली, सारे पागल मेरे घर में ही है यार। इतना बोल वे भी सोने चली जाती है। इधर आदित्य आरव के रूम में आकर जब प्रिया को बेड पर नहीं देखता है तो वो गुस्से से में अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे सच में अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसे प्रिया से इतनी भी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। इतनी रात हो गई अभी तक घर भी नहीं आए है, वो क्या करे अब कुछ समझ नहीं रहा था। मन था घर गुस्से में आकर प्रिया को थप्पड़ रसीद दे, जब वो उसके बाद वो उसे डांटेगा। आदित्य यही सोचकर अपने बेटे को बेड पर आराम से सोला देता है, लेकिन वो नींद में माँ माँ बोल रहा था। ये देख आदित्य अपनी आंखें बंद कर फिर गहरी सांस लेकर आरव के माथे पर किस करके बोला, बेटे लगता है आपकी मॉम लाइन से भटक गई, मुझे अब उन्हें सुधारना होगा तभी कुछ होगा। इतना बोल खड़ा होकर अपने कपड़े देखकर बोला, इन्हें चेंज करने के लिए तो मुझे अपने रूम में ही जाना होगा, इनमें नींद तो आनी नहीं है। यही सोचकर आदित्य एक नजर अपने बेटे को देख जो गहरी नींद में सो रहा था और फिर पलटकर रूम से बाहर जाने लगता है ताकि अपने कपड़े चेंज करके वापस आए अपने बेटे के पास सोने के लिए। वो रूम से बाहर आता है तो उसे देख समीर वापस अपने रूम में चला जाता है। उसे प्रिया को ढूंढने जाना था, पता नहीं वो उस हालत में कहाँ चली गई होगी, और उस हालत में वो किसी और के हाथ लग गई तो समीर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, साथ में उसका सारा प्लान भी फेल हो जाएगा। आदित्य आरव के रूम से निकलकर सीधा अपने रूम में जाता है जो आदित्य के पास का ही था। उसके जाते ही समीर वापस आकर मोना को ढूंढने लगता है, प्यारी प्रिया भाभी आप कहाँ हो, देखो इस तरह अपने प्यारे देवर को परेशान नहीं करते हैं, आओ ना मेरे पास। राहुल खाली रूम में और आरव के रूम में देखता है और नीचे उतरकर सीढ़ियों से बाहर घर धीरे धीरे आवाज लगाकर प्रिया प्रिया बोलाकर मोना को ढूंढने लगता है। किचन में, सोफे पीछे, गेस्ट रूम में, घर बाहर, कार के नीचे, हर जगह, लेकिन उसे मोना नहीं मिलती है तो कंफ्यूज होकर वापस घर आते हुए बोला, पूरे घर में देख लिया, कहाँ चली गई यार, कितनी मेहनत और पैसे खर्च करके इस प्लान को तैयार किया था, सब खराब हो गया, मुझे नहाने जाना ही नहीं था यार, एक बार मिल जाए बस, फिर कभी उसे खुद से दूर नहीं करूंगा जब तक वो उसे पूरी तरह से बेड पर तोड़कर ना रख दूं। इतना बोल वो सोफे पर जाता है नीचे जी हॉल में और सोचने लगता है कि कहाँ जा सकती है उसकी प्यारी प्रिया भाभी उस हालत में। इधर आदित्य अपने रूम में आकर रूम की लाइट चालू कर सीधा
अलमारी के पास आकर उसमें से अपने लिए नाइट कपड़े निकालने लगता है और वो कपड़े चेंज करने के लिए अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि बाथरूम में पानी का नल चालू, शायद तभी पानी गिरने की आवाज आ रही है। लेकिन उसने कब नल चालू किया, उसे तो शायद ऑफिस से आने के बाद टाइम ही भी मिला रूम में आने का, क्योंकि आरव जिद करने लगा बर्थडे पार्टी में जाने की, तो वो उसे लेकर चला गया बिना कपड़े चीजें करे। फिर पानी गिरने की आवाज कैसे आ रही है उसके रूम से, और यही सोचकर वो धीरे धीरे कदमों से बाथरूम की तरफ जाने लगता है, कहीं चोर तो नहीं, लेकिन चोर नहाने क्यों आएगा, होना किसी और ने उसके रूम का नल चालू छोड़ा होगा। और यही सोचकर आदित्य धीरे से बाथरूम का डोर खोलकर अंदर देखता है, तो अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खोली की खोली रह जाती है। ये पागल लड़की यहाँ क्या कर रही है और इतनी रात को क्यों नहा रहा है, वो भी बिना कपड़े निकालने। अंदर बाथरूम में मोना नीचे बैठी थी और ऊपर से उसके पानी गिर रहा था। ये क्या हो रहा है प्रिया, आदित्य हल्के गुस्से में बोला। तो एक बार तो मोना नहीं सुनती है तो आदित्य को और गुस्सा आता है, इस लड़की के कितने भाव बढ़ गई, उसके बात का जवाब नहीं दे रही है। इतना बोल बाथरूम में अंदर आकर नीचे झुककर मोना का सिर ऊपर करता है, तो मोना को एकदम लाल आंखें देख शौक रह जाता है। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। रूम से निकलकर सीधा अपने रूम में जाता है जो आदित्य के पास का ही था। उसके जाते ही समीर वापस आकर मोना को ढूंढने लगता है, प्यारी प्रिया भाभी आप कहाँ हो, देखो इस तरह अपने प्यारे देवर को परेशान नहीं करते हैं, आओ ना मेरे पास। मैंने कहा तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठी हुआ प्रिया। इतना बोल बाथरूम में अंदर आकर नीचे झुककर मोना का सिर ऊपर करता है, तो मोना को एकदम लाल आंखें देख शौक रह जाता है। अब आगे ओबरॉय बिला में आदित्य के रूम में आदित्य जब बाथरूम में अपनी वाइफ प्रिया को नीचे बैठा देखता है सिर नीचे करे हुए, तो पहले वो उसे डांटता है, लेकिन जब प्रिया अपना सिर ऊपर नहीं करती है तो आदित्य उसके पास उसका चेहरा ऊपर करके उसके लाल आंखें देखकर शौक रह जाता है। प्रिया ये क्या, लेकिन वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही मोना उसके सीने पर हाथ रखे उसे पीछे दूर धक्का देती है, जिससे आदित्य पीछे दीवार में लगता है और दर्द में अपना सिर पकड़कर गुस्से से मोना को देखकर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम। इस लड़की इतनी हिम्मत की इसने आदित्य ओबरॉय को धक्का मारा। लेकिन तभी मोना बोली, निकल जाओ यहाँ से, जिससे पहले मैं तुम्हें कोई चोट पूछा दूं, आदित्य जाओ यहाँ से प्लीज। जिसे सुनकर आदित्य कंफ्यूज होकर उसे देखता है, जो फिर से उसे तरह बैठ गई, कसके अपने हाथों को एक दूसरे से पकड़कर खुद पैरों को बीच में फंसाकर ऊपर से गिर रहे डन पानी में बैठी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जिसे वो बहुत दर्द में और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। जिसे देखकर आदित्य कुछ देर सोचकर बोला, प्रिया क्या तुम्हें किसी ने ड्रग्स दिया है। जिसे सुनकर मोना बिना अपना सिर ऊपर करके हाँ में सिर हिला देती है, तो आदित्य शौक रह जाता है। अब आदित्य को समझ आ रहा था कि प्रिया की आंखें लाल क्यों है और ये वो ठंडे पानी में इस तरह क्यों बैठी है। यही सोचकर आदित्य उठकर बोला, तो फिर ये सब करने से कोई फायदा नहीं है प्रिया, तुम पूरी रात इस तरह यहाँ ठंडे पानी में बैठी नहीं रह सकती हो, तुम बीमार पड़ जाओगी बहुत यार, और अब उठ जाओ चलो। इतना बोल आदित्य मोना को कंधे से पकड़ ऊपर उठाने लगता है, तो मोना उसे दूर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आदित्य नहीं मान रहा था और वो उसे खड़ा कर देता है, जिसके साथ ही एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आती है। आदित्य अपने गाल पर हाथ रख लेता है, तो मोना गुस्से से चीखते हुए बोली, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ नहीं आती आदित्य, जब मैं बोल रही हूँ कि मुझसे दूर रहो, जाओ यहाँ से प्लीज। इतना बोल उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, प्लीज जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें चोट पूछा सकती हूँ आदित्य। मोना आदित्य को दूर धक्का देने लगती है और उसे बाथरूम से बाहर करने लगती है, लेकिन तभी आदित्य, जिसका गुस्सा भी अब अपनी हर सीमा पार कर चुका था, भी पलटकर पहले मोना के गाल पर एक जोर का थप्पड़ रसीद देता है, जिससे मोना नीचे गिरने लगती है। लेकिन उससे पहले आदित्य उसका हाथ पकड़कर खुद से चिपका लेता है कसके। नहीं मैं नहीं जाऊंगी और मुझे कोई चोट से डर नहीं लगता है प्रिया, हाँ तुम्हें खोने से डर लगता है और अपने बेटे के लिए डर लगता है कि कहीं मेरी तरह वो भी अपनी माँ को ना खो दे, जिसे मैंने अपनी रातें अपने माँ की याद में निकाली है वो ना निकाले, बस इसलिए तुम मुझे चोट पूछा सकती हो प्रिया, लेकिन प्लीज खुद को मेरे बच्चे के लिए सेव रखो प्लीज। आदित्य मोना को खुद से चिपकाए ही बोला, जिसे सुनकर मोना आदित्य के गले लगकर रोने लगती है। लेकिन मैं आपको भी चोट नहीं पूछा सकती है आदित्य, उसे आपकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी की मेरी है। मोना रोते हुए ही बोली। तो आदित्य मोना को खुद से दूर करके उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, मना कि उसे हम दोनों की जरूरत है प्रिया, लेकिन लाइफ में कभी ऐसा मौका आया कि हमसे कोई एक हो जिंदा रह सकता है तो वो हक मेरा है प्रिया, मैं मरूंगा तुम नहीं। जिसे सुनकर मोना उसके आंखों में हैरानी से देखने लगती है। दोनों के ऊपर ठंडा पानी गिर रहा था और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। मोना को एहसास हुआ कि यह आदमी बहुत अलग है, हाँ ये विक्रम से बहुत अलग है। ये अपनी जान देकर अपने बीवी बच्चे जो बचना चाहता है और कह रहा है कि वो खुद को सेव रखे क्योंकि उसका बच्चा अपनी माँ के बिना ना रहे, लेकिन फिर उसका क्या उसे अपने लाइफ से प्यार नहीं किया। विक्रम ने तो अपने लिए उसे मार दिया था, फिर ये आदमी ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं जा रहा है उसे छोड़कर इस हालत में। क्या हर मर्द एक जैसे नहीं होते, ये विक्रम से अलग कैसे हो सकता है।
मोना यही सोचकर आदित्य की आंखों में देखे जा रही थी तो आदित्य उसे देखते हुए पहले पानी बंद करता है और फिर मोना के कपड़े निकालने लगता है। मोना कुछ बोलने को होती है तो आदित्य उसके होठों पर उंगली रखकर बोला, बस कुछ मत बोलो, सब मुझ पर छोड़ दो प्रिया, विश्वास करो प्रिया, मैं तुम्हें बचाकर ले जाऊंगा इस ड्रग से। इतना बोला आदित्य मोना का टॉप निकाल कर देता है, जिसे देख मोना अपने हाथों को मुट्ठी कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है और आदित्य को करने देती है जो वो कर रहा था। आदित्य पहले उसके सारे कपड़े निकाल कर देता है और एक टॉवल लपेट कर उसके शरीर पर उसे साइड खड़ा कर देता है, लेकिन अब मोना की बॉडी गर्म होने लगी थी। ठंडे पानी से जो ड्रग्स का असर खत्म हुआ था वो अब फिर से होने लगता है उसे, और मोना की आंखें बंद होने लगती है और उसके ऊपर से टॉवल भी नीचे गिर जाता है। आदित्य ये देख जाती अपने कपड़े निकाल देता है गीले और फिर एक टॉवल अपनी कमर में लगाकर जल्दी मोना को बचाता है जो नशे में अब नीचे गिरने लगी थी और उसे अपने बाहों में बाहे लेता है। इस समय मोना की बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, नीचे पड़े थे सारे कपड़े और आदित्य भी केवल टॉवल में था। मोना को आदित्य की बॉडी के छूने का एहसास होता है तो वो कस के उसके सीने से चिपक जाती है, जिसके एहसास से आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। मोना के नाखून उसके पीठ में चुभने लगे और वो उसे सीने पर किस कर रही थी। आदित्य के साथ आज रात जो होगा वो बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं होने वाला है, पर उसे अपनी वाइफ को बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा। यही सोच वो मोना को पकड़कर अपने बाहों में ही उठा लेता है और फिर उसे लेकर बाथरूम से बाहर आ जाता है। मोना अब कोई होश नहीं कि वो क्या कर रही, किसके साथ कर रही है, लेकिन उसे इस आदमी का एहसास अपना सा लग रहा था और शायद यही बचे थी कि वो थोड़ा भी नहीं रुक रही थी, वरना समीर का गंदा एहसास उसे होते ही वो वहां से भगाने लगी थी। लेकिन आदित्य के तो वो खुद करीब आ रही थी और ये इसी प्रॉब्लम थी कि प्रिया भी मोना को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि उसे भी पता था कि मोना इस समय होश में नहीं था। बैट से पूछने से पहले ही मोना ने आदित्य का टॉवल निकाल दिया था, यानी अब मोना की तरह बिना कपड़ों के था, दोनों के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। आदित्य मोना को बेड पर लिटाने को होता है पर उसे उसके साथ बेड पर गिरना पड़ता है, क्योंकि मोना इस समय आदित्य बहुत कसके चिपकी हुई थी और थोड़ा भी उस नहीं छोड़ रही। आदित्य के पीठ में दर्द होने लगा था जब मोना के नाखून से खून आने लगता उसके पीठ से, और शायद इसलिए मोना मना कर रही थी कि वो उससे दूर रहे, वो उसे चोट नहीं पहुंचा सकती, पर आदित्य नहीं मना था तो अब उसे उसकी सजा भी मिल रही है, क्योंकि इस समय मोना को आदित्य की चोट नहीं बल्कि अपने अंदर की गर्मी को शांत करने थी जो आदित्य कर सकता था, जिसका एहसास भी आदित्य को था, तभी तो वो उसे रोक नहीं रहा था। फिर चाहे वो मर हो क्यों जा, पर वो उसे रोकेगा नहीं। मोना ने आदित्य को नीचे करके उसके ऊपर आ जाती है और उसके होठों पर किस करते हुए वो बोली, जिसे सुनकर आदित्य कुछ भाई करने को तैयार हो जाए और खुशी खुशी मौत को भी गले लगा लेगा। आदित्य आई लव यू, जिसे सुनकर आदित्य की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर बोला, प्रिया तुमने मुझे आई लव यू बोला। इतना बोल वो उसे खुशी से देखने लगता है, लेकिन मोना को थोड़ी होश था कि वो क्या बोल रही है और क्या कर रही है, वरना वो पहली बार मर्जी से कर रही थी, वरना अभी जितने बार भी हुआ था उसमें सब कुछ आदित्य ही करता था, वो तो किस भी नहीं कर सकती थी प्रिया के वजह से। मोना आदित्य के हाथ पर किस करके नीचे के आकर उसके नाक, कान और मुंह, माथा, इसका कोई जगह नहीं बच रही थी जहां वो उसे किस कर नहीं थी, और बेचारा आदित्य को प्यार कम टॉर्चर ज्यादा लग रहा था। सच में अब उसे एहसास हो रहा था कि जब कोई लड़का किसी लड़की के साथ करता है बिना उसकी मर्जी के, तब उसे भी ऐसा लगता होगा जैसा उसे लगता है। यहाँ जो कर रही थी वो उसकी शैतान बीबी कर रही थी, वो तो बस लेटी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि प्रिया ने उसे अपने अंदर समा लिया है, तो वो अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर खोलकर अपने ऊपर बैठी लड़की को देखता है जो कितनी तेजी से कर रही थी। ऐसा रहा था वो 30 मिनट भी नहीं देख पाएगा, लेकिन मोना थोड़ी रोकने वाली थी। अब आज वो आदित्य की हालत को इस खेल में हरा कर ही मानेगी पक्का, और सुबह तक आदित्य का क्या हाल होगा ये आदित्य सोच भी नहीं सकता था। मोना अपने मुंह से आवाज भी निकाल रही थी जो रूम से बाहर तक जा रही थी। बाहर सीढ़ियों से समीर जब अपने रूम में जा रहा था तब उसे जिसे ही वो आवाज सुनाई देती है तो जल्दी से भागकर आदित्य के रूम के डोर से अपना कान चिपका कर ये आवाज सुनकर शॉक होकर बोली, ओ तेरी प्रिया भाभी। तो इतना बोल वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। फिर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, उसकी मेहनत और उसके के सारे मजे ये लड़की अपने पति को दे रही है, वो इस नहीं छोड़ेगा। इतना बोल वो गुस्से में ही अपने रूम में चली जाता है, और रूम के अंदर मोना को तेज तेज आवाज सुनकर आदित्य को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। आज ये लड़की पूरे घर वालों को बताकर ही मानेगी कि उनके बीच में क्या हो रहा था। आदित्य के रूम के दूसरे था रिया का रूम। जब ये आवाज सुनती है तो अपने कान बंद कर लेती है। ये सब क्या हो रहा है यार, इनका प्यार हमारे लिए क्यों टॉर्चर बन रहा है। और आखिर में खड़े होकर गुस्से से अपने रूम से बाहर आकर आदित्य के रूम के डोर लात मारकर बोली, भाभी भाई प्लीज यार सुने दो ना, कम से कम अपनी छोटी सिंगल बहन को छोड़ दो। आदित्य जब उसकी आवाज सुनता है तो वो लंबी लंबी सांसें लेकर बोला, सॉरी यार मैं मजबूर हूँ, आज रात ये आवाज बंद नहीं होने वाली, तू जाकर मॉम के रूम में सो। जिसे सुनकर रिया का मुंह खोला का खुला रह जाता है। मजबूर है, इसका क्या मतलब हुआ यार, क्या इनके साथ जबरदस्ती हो रही है जो ऐसा बोल रहे हैं। रिया फिर जाने से पहले एक लात और डोर मारकर बोली, ओके मत रोको गंदे लोग। इतना बोल वो माया की रूम जाती है। माथा इसका कोई जगह नहीं बच रही थी जहां वो उसे किस कर नहीं थी, और बेचारा आदित्य को प्यार कम टॉर्चर ज्यादा लग रहा था। सच में अब उसे एहसास हो रहा था कि जब कोई लड़का
किसी लड़की के साथ करता है बिना उसकी मर्जी के, तब उसे भी ऐसा लगता होगा जैसा उसे लगता है यहाँ जो कर रही थी वो उसकी शैतान बीबी कर रही थी, वो तो बस लेटी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि प्रिया ने उसे अपने अंदर समा लिया है, तो वो अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर खोलकर अपने ऊपर बैठी लड़की को देखता है जो कितनी तेजी से कर रही थी। ऐसा रहा था वो 30 मिनट भी नहीं टेक पाएगा, लेकिन मोना थोड़ी रोकने वाली थी। अब आज वो आदित्य की हालत को इस खेल में हरा कर ही मानेगी पक्का, और सुबह तक आदित्य का क्या हाल होगा ये आदित्य सोच भी नहीं सकता था। इतना बोल वो माया की रूम जाती है। अब आगे ओबरॉय विला में आदित्य के रूम में बेड पर आदित्य नीचे लेटा था और मोना उसके ऊपर थी। उसकी आवाज सुनकर आदित्य परेशान और दर्द में था। वो अपनी बीवी का ये रूप पहली बार देख रही थी, जहां उसे सिर्फ अपनी गर्मी शांत करनी थी। उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके वजह से उसका क्या हाल हो रहा है। मोना फिर नीचे झुकेकर आदित्य के होठों पर अपने होठ रखकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, ओह हब्बी यू आर बेस्ट। जिसे सुनकर आदित्य की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसे किस करने से रोकने की कोशिश करते हुए बोला, बेबी तुमने अभी पूछे क्या बोला। लेकिन मोना को थोड़ी होश था, उसने क्या बोला वो तो आदित्य के हाथों को दूर करके फिर से उसे किस करने लगती है। पागल होगी ये लड़की, सिर्फ अपनी किए और बोले जा रही है, उसका क्या यार। कुछ देर बाद आदित्य खत्म हो जाता है, तभी मोना नहीं रुक रही थी और फिर कोशिश करती है तो आदित्य उसे पकड़कर लेटा कर बोला, अभी नहीं, उसे थोड़ा टाइम प्रिया, तब तक मैं करता हूँ तुम्हारी हेल्प। तो वो उसके नीचे आकर शुरू हो जाता है, जिससे भी मोना ठीक लग रहा था और अपनी आंखें बंद कर आदित्य की सिर के पलों में हाथ फेरते हुए बोली, ओ हब्बी अभी ना। जिसे सुनकर आदित्य फिर से उसे हैरान होकर देखता है तो वो अपनी आंखें बंद करे हुए थी और आदित्य के रुकने पर वो उसका सिर नीचे करने लगती है तो आदित्य फिर शुरू हो जाता है। इनके साथ तो अब ये होना ही है पूरी रात। चलो देखते हैं दूसरी तरफ क्या हो रहा है। रात के 2 बजे के समय विशाल की नींद खोलती है और जाकर उस रूम में देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। जिसे देख वो शॉक होकर अर्जुन राघव के डोर नॉक करता है तो वे दोनों बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था रात को उन्हें अपने बॉस का काम करना है। जिन्हें देख विशाल परेशान होकर बोला, यार वो इंस्पेक्टर और उसके साथ ही रूम में नहीं है मौजूद। क्या लेने वे लोग कैसे भाग सकते हैं, आपने रूम का डोर तो बंद कर दिया था ना सही से। हाँ राहुल बंद किया होगा। अर्जुन इतना बोल उसे रूम देखता तो उसमें कोई ना देख वो परेशान हो जाता है। उसके साथ भी ये देख बोला, लेकिन जब बंद किया तो भाग कैसे सकते हैं, इसका मतलब। इतना बोल वो अर्जुन और विशाल को देखता है, जिनकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो जाती है और तीनों भागकर राहुल का रूम डोर नॉक करने को होते हुए, लेकिन वो हल्के छूते ही खुल जाता है। इसका मतलब डोर खोल था। जिसे देखकर तीनों अंदर आकर देखते हैं तो राहुल आराम से सो रहा था। यार कोई इस गधे को उठो और बताओ इसने क्या कर दिया है। विशाल राहुल को सोता हुआ देखकर बोला, जिसे सुनकर अर्जुन राहुल को उठाने लगता है और राघव जाकर टेबल पर रखे उसके लैपटॉप को चालू करके सीसीटीवी कैमरे चेक कर जो घर हॉल में लागे हुए थे, और जिसे देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। भाई ये तो मुझे बेहोश लग रहा है, अर्जुन राहुल ना उठता देखकर बोला। जिसे सुनकर विशाल कंफ्यूज होकर कुछ बोलता उससे पहले राघव बोला, हाँ क्योंकि उसे बेहोश किया गया है, ये देखो। इतना बोल राघव अर्जुन और विशाल को लैपटॉप की स्क्रीन देखता है, जहां पर वो लेडी डॉक्टर राहुल के रूम से निकलकर उस रूम में जाती है और फिर उसमें से वो अली और उसके साथियों के साथ घर से चली जाती है। जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। ये सब उस डॉक्टर ने किया है, उसने हमारे विश्वास का ये सिला दिया। अर्जुन पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर बोला तो राघव हाँ में सिर हिला देता है, लेकिन विशाल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और राहुल को देखकर बोला, हमारे नहीं इसके विश्वास को लात मार कर गई वो, और अब हम सब मुसीबत में फंस सकते हैं, वो भी इसके वजह से। इतना बोल वो सीधा बाथरूम में जाता है, जिसे देखकर राघव और अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी विशाल एक पानी से भरी बाल्टी लाता है, जिसे देख दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उनके देखते ही देखते विशाल बाल्टी का पूरा पानी राहुल के सिर पर डालने लगता है, जिससे राहुल एकदम से होश में उठकर बोला, बाढ़ आ गई, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। लेकिन तभी उसके गाल पर एक थप्पड़ और पड़ता है, तो अपने गाल पर हाथ रखकर देखता है तो सामने राघव एक तरफ अर्जुन और दूसरी तरफ विशाल खड़ा था, जिसने उसे अभी थप्पड़ मारा था। तीनों को खुद को घूरता देख राहुल अपने गाल पर हाथ रख रोने सी शकल बनाकर बोला, मैंने क्या किया जो आप लोग मुझे इस तरह से मार रहे हैं। राघव इस दिखा इसने क्या किया है ताकि फिर से मैं इस मारूं। विशाल राहुल को कंफ्यूज देखकर बोला तो राघव हाँ में सिर हिलाकर लैपटॉप की स्क्रीन राहुल तरफ कर देता है वीडियो चालू करके, और उसे वीडियो को देख राहुल अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोला, ये गीता क्या कर उन्हें क्यों भागा रही है। जिसे सुनकर अर्जुन चिढ़ते हुए बोला, भाई आप इस गंदे जो और मारो, देखो अभी इस लग रहा है वो लड़की मासूम है। जिसे सुनकर राघव बोला, मासूम नहीं बहुत बड़ी निकली और इसका काट कर भाग गई, और अब हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर हमें यहाँ से नहीं भागे तो क्यों, ये कभी भी अली पूरी पुलिस टीम के साथ आ सकता है, यानी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिसे सुनकर विशाल राहुल के सिर पर मार कर बोला, और ये सब इसके वजह से हुआ, क्या जरूरत थी तुझे एक डॉक्टर पर विश्वास करने की, अरे ये पुलिस के दोस्त होते हैं डॉक्टर लोग, देखा उसने क्या किया। जिसे सुनकर राहुल अपना सिर नीचे करके बोला, सॉरी भाई मुझे लगा वो अच्छी लड़की है।
क्या क्या करूं मैं तेरे, सॉरी राहुल। इतना बोल वो फिर से उसे मारने लगता है तो राहुल डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी अर्जुन विशाल का हाथ पकड़कर बोला, भाई इस बात में मार लेना, पहले यहाँ से निकालो क्योंकि अब ये जगह सेफ नहीं है हमारे लिए, हम सब पकड़े जा सकते हैं और पागल अली हम सीधा गोली मरेगा और फिर मेरी कविता का क्या होगा। जिसे सुनकर राघव बोला, हाँ भाई सामान पैक करो, यहाँ से निकलो जिससे पहले कि पुलिस यहाँ पर आए। विशाल गहरी सांस लेकर बोला, ओके चलो निकलते हैं यहाँ से। उसकी बात सुनकर अर्जुन अपने रूम की तरफ भागता है और राघव अपने रूम की तरफ और विशाल लिली के रूम की तरफ। अर्जुन ये देख उदास होकर अपना सिर नीचे करके बोला, ये सब मेरे वजह से हुआ है, सब मुसीबत में फंस गए जाए हैं, तुमने ये अच्छा नहीं किया गीता, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूं और लाइफ में मौका मिला तो तुम्हें इसकी सजा खुद अपने हाथों से दूंगा, फिर चाहे मैंने तुम्हें से पसंद ही क्यों नहीं किया हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे बॉस का पूरा प्लान फैल गया है और इस चीज की माफी नहीं है मेरे पास। इतना बोल वो अपने आंखों से आंसू साफ करके बेड से खड़ा होने लगता है। तभी इसकी नजर अपने पैर में कांटे सांप के निशान पर जाती है तो दुखी होकर बोला, इससे अच्छा तो मर गया होता, कम से कम मुझे तुम्हारा ये चेहरा तो नहीं देखना पड़ता। इतना बोल वो एक बैग में अपना सामान पैक करके लैपटॉप लेकर रूम से बाहर आता है दुखी सा चेहरा बनाकर। तो सभी लोग हॉल में थे, अपने सपने बैग लिए और राहुल को देख सभी लोगों से घूरते गुस्से से, क्योंकि अब सभी एक परिवार की तरह रह रहे थे। लेकिन राहुल की गलती ने सब खत्म कर दिया और पता नहीं कौन खान जाएगा पुलिस से बचाने के चक्कर में। मुझे तो वो लड़की पहले ही सही नहीं लगी थी, जब वो राहुल से लड़ रही थी उसी समय उसे भी पकड़ कर रखते तो अब ये नहीं होता। तो नताशा जो राघव के पास सोफे पर बैठी थी, छोड़ो भी अब हो गया, सो गया, चलो यहाँ से। इतना बोल वो खड़े हो जाती है राघव के हेल्प से। अर्जुन भी गहरी सांस लेकर कविता को गोद में लेकर खड़ा हो जाता है जो अभी सो रही थी और फिर सभी अपने अपने बैग लेकर एक बार पूरे घर को देखकर जाने लगते हैं कितने कम समय में इस बड़े से घर में उन्होंने कितना अच्छा समय निकाला था और अब सभी को फिर से जाना पड़ रहा है। राहुल को सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी विशाल उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, चल कोई बात नहीं भाई, लेकिन आगे से किसी पर इतना विश्वास मत करना, देखना है तूने कि तेरे बॉस को विश्वास के बदले क्या मिला था और अब तू भी वही करने चला था। अगर हम सुबह पता चलता तब तक पुलिस हमें घेर कर खड़ी और हम कुछ भी कर पाते। जिसे सुनकर राहुल एकदम से विशाल के गले लग रोने लगता है, जिसे पलटकर सभी नम आंखों से देख रहे थे। विशाल सभी को चलने का इशारा करके प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बस भी कर, बहुत होगा रोना, चल यहाँ से, हम आगे का प्लान हम बाद में सोचेंगे कि हम कहाँ रखकर अपना काम करना है। इतना बोल वो भी घर से बाहर चला जाता तेजी के साथ और इसके पीछे राहुल एक बार और घर में देखकर डोर बंद कर चला जाता है। सभी जंगल से बाहर आ जाते हैं जहाँ राघव की कार रखी थी जो मोना ने उसे दी थी ताकि वो आरव को स्कूल छोड़ सके। सभी के बैग पीछे रख कार में और आगे विशाल और राघव बैठ जाते हैं, बाकी सब पीछे। राघव कार चालू करके उसे शहर की तरफ ले जाने लगता है तो विशाल बोला, राघव कुछ दिन में मुंबई में ना हो वो सबके लिए अच्छा है, वरना खुद के साथ हम मोना को मुसीबत में डाल देंगे। जिसे सुनकर राघव कार को वहां से दूसरे रास्ते ले जाता है और उनके जाने के करीब 30 मिनट बाद ही कई सारी गाड़ी आ जाती है, जिनमें कुछ पुलिस की तो कई बिग बॉस के आदमी की, और फिर सभी में से काले कपड़े पहने आदमी और पुलिस वाले बाहर आते हैं। करीब 50 पुलिस वाले और 50 काले कपड़े पहने आदमियों के साथ इंस्पेक्टर अली जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं। आज ही खेल खत्म करने का प्लान कर लिया था उसने, सबको केवल मोना को छोड़ना था, उसे बिग बॉस जी मारे गए। गाड़ियों के ऊपर लगी लाइट की रोशनी पूरे जंगल में पड़ रही थी ताकि कोई भी कहीं से बचकर ना जा सके। सभी लोग तेजी से उसे घर के तरफ बढ़ रहे थे। सच में विशाल और बाकी लोग थोड़े भी लेट होते तो शायद कोई जिंदा नहीं बचता आज, क्योंकि बिग बॉस तो यही चाहता था कि वो लड़की नहीं मारे, बस बाकी उनके सभी शादियों को मार दो। अली उन्हें उसे बड़े से पत्थर को हटाकर घर के अंदर ले जाता है और डोर में लात मारकर डोर तोड़कर बोला, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, बस उसे लड़की को छोड़ना। इतना बोल वो साइड हो जाया है और काले कपड़े पहने आदमी और पुलिस वाले एक एक से हाँ में सिर हिलाकर घर के अंदर चले जाते हैं अपने हाथ में बंदूक लिए। आज के लिए बस इतना ही। CH55 मोना की गलतफहमी और तुम तो विक्रम से भी ज्यादा घटिया इंसान हो आदित्य। अब तक विशाल उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, चल कोई बात नहीं भाई, लेकिन आगे से किसी पर इतना विश्वास मत करना, देखना है तूने कि तेरे बॉस को विश्वास के बदले क्या मिला था और अब तू भी वही करने चला था। अगर हम सुबह पता चलता तब तक पुलिस हमें घेर कर खड़ी और हम कुछ भी कर पाते। जिसे सुनकर राहुल एकदम से विशाल के गले लग रोने लगता है, जिसे पलटकर सभी नम आंखों से देख रहे थे। विशाल सभी को चलने का इशारा करके प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बस भी कर, बहुत होगा रोना, चल यहाँ से, हम आगे का प्लान हम बाद में सोचेंगे कि हम कहाँ रखकर अपना काम करना है। इतना बोल वो साइड हो जाया है और काले कपड़े पहने आदमी और पुलिस वाले एक एक से हाँ में सिर हिलाकर घर के अंदर चले जाते हैं अपने हाथ में बंदूक लिए। अब आगे नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्योदय, सुबह के 10 बजे आदित्य का रूम।
रूम में अंदर मोना ने आदित्य को पूरी तरह से निचोड़कर बेड के नीचे फेंक दिया था और खुद पूरे बेड पर उल्टी सो रो रही थी, जिसके पीछे भाग पर टॉवल डाली हुई थी जो आदित्य ने डाल दी थी गहरी नींद में जाने से पहले, और खुद भी अंडरवियर में पड़ा हुआ था नीचे, इसलिए ताकि उसकी बीबी का फिर मौसम ना बन जाए। बुरी रात में कितनी बार हुआ वो उसे याद ही नहीं रहा था। सच में अब 2 दिन तो ऑफिस जाने के लायक नहीं बचा है। लेकिन वही मोना अब बिल्कुल ठीक थी और चैन की नींद सो रही थी। मेहनत तो उसने भी की, भले ही उसे होश नहीं था, लेकिन दर्द तो उसे भी होगा, लेकिन वो तो होश आने के बाद भी पता चलेगा। अभी तो वो बहुत सुंदर सपना देख रही थी जहां वो अपने आरव के साथ गर्दन में खेल रही थी। आरव रुक जाओ बेटे, मैं थक गई अब और नहीं भाग सकती हूँ। मोना अपने हाथों दोनों पैरों के घुटनों पर रख कर बोली। क्या हम आप इतनी जल्दी थक गई हो? दूर से बोला तो मोना नीचे बैठ कर बोली, हाँ लिटिल बॉय, मम्मा से अब और नहीं होगा। जिसे सुनकर आरव अपना सिर पकड़ लेता है। मोना जिसे मुस्कुरा कर देख रही थी, तभी वो देखती कि कोई मास्क लगाए आरव के पीछे आकर खड़ा, तो मोना की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो आरव को अपने पास बोलने को होती है तो उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। मोना नम आंखों से अपने बेटे के पीछे खड़े मास्क वाले आदमी को देखने लगती है। तभी वो मास्क वाला आदमी आरव को पीछे पकड़कर उठा लेता है, जिसे देख आरव जोर जोर से बोलने लगता है, मम्मा बचाओ मम्मा। मोना जिसे सुनकर रोते हुए उस आदमी के आगे हाथ जोड़कर नामे सिर हिलाने लगती है। तभी वो आदमी अपने दूसरे हाथ से मास्क निकालकर बोला, अब मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा भी छीन लेता हूँ। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो विक्रम था जिसने पहले उसे मारा था और अब उसके बच्चे को ले जा रहा है। मम्मा मम्मा बचाओ मुझे। लेकिन विक्रम आरव को ले जाने लगता है। मोना रोते हुए जिसे देख रही थी, उसका शरीर भी काम नहीं कर रही था, पता नहीं क्यों। मम्मा डैडी। अभी भी मोना को ये आवाज आ रही थी, लेकिन फिर डोर नॉक होने की आवाज आती है जोर जोर से, जिसे सुनकर मोना कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन फिर आरव की आवाज सुनकर मोना एकदम से अपनी आंखें खोल लेती है। तो मोना देखती है कि बेड पर सो रही है और वो शायद आदित्य के रूम में है। तभी उसे फिर आरव की डोर नॉक करने की आवाज आई, मम्मा डैडी प्लीज डोर खोलो। जिसे सुनकर मोना उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे बहुत तेज दर्द होता है। नीचे तो सीधी लेट जाती है तो उसके ऊपर से टॉवल भी नीचे गिर जाती है आदित्य पर, और मोना खुद को बिना कपड़ों को देखती है तो उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये क्या है वो, और इस हालत में क्या हुआ था रात में उसके साथ? वो यही सोच रही थी, तभी उसकी नजर आदित्य पर जाती है जो नीचे लेटा था उल्टा घोड़े बेचकर। मोना घुरे के आदित्य को देखने लगती है। ये आदमी कहाँ बोल रहा था कि वो उसके पास नहीं आएगा, लेकिन ये क्या कर दिया उसके साथ कि वो अब हिल भी नहीं पा रही बेड से। आदित्य आप बहुत कमीने इंसान हो सच में, मोना गुस्से से बोली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह आदमी इस हद तक गिर गया कि उसके साथ बेहोशी में वो सब कर रहा था, और उसकी हालत कैसी कर दी है वो इस माफ नहीं करेगी। तभी फिर से आरव की आवाज आती है, लेकिन अब वो रोने लगा था शायद। मम्मा प्लीज डोर खोलो ना। जिसे सुनकर मोना अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है और फिर पूरी ताकत से उठकर बैठ जाती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसे उठाना तो होगा अपने बेटे के लिए। यही सोचकर वो अपने कांपते पैरों से जमीन पर पैर रखती है तो उसे खड़े होने में पूरी ताकत लगाना पड़ रही थी। मीना बैट पकड़कर खड़े होकर बोली, आरव बेटे 2 मिनट रुको, मम्मा नहा कर आती है और रो मत। जिसे सुनकर आरव बोला, ओके मम्मा, पर आप जल्दी आओ ना, मुझे बुरा लग रहा है आपके बिना। ठीक रुको, मैं अभी आई। इतना बोल वो एक नजर गुस्से से आदित्य को देखकर धीरे धीरे कदमों से बाथरूम की तरफ जाने लगती है, लड़खड़ाते कदमों के साथ। ये भगवान कैसे आदमी है यार, ये इसने मेरी कितनी बुरी हालत कर दी। अब मेरा मन कर रहा है सब कुछ यूं पहले इसका हो खून कर दूं। इतना बोला वो बाथरूम में चली जाती है और फिर शावर चालू कर उसके नीचे खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर बोली, आदित्य तुम सच में घटिया इंसान है। मन तो घर है, भाग जाऊं यहाँ से, और फिर कभी तुम्हारे पास नहीं हूँ। मैंने तुम्हें नहीं रोका था ना, कभी तुम होश में मेरे साथ कर सकते थे, और वैसे भी मना करने वाले तुम थे, मैं नहीं। फिर मेरे साथ बेहोशी में ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें सच बहुत घटिया काम किया है तुमने, मैं तुम्हें कभी इसके लिए माफ नहीं करूंगी। इतना वो वही बैठकर रोने लगती है। मोना को लग रहा था कि आदित्य ने उसे बेहोश करके वो सब किया, जबकि रात को क्या हुआ उसे वो थोड़ा भी याद नहीं है कि रात को उसे नशे में बेहोश करने वाला आदित्य नहीं समीर था। आदित्य ने तो उसे बचाया था, और रात को वो उसकी हेल्प नहीं करता खुद को दर्द देकर तो मोना शायद सुबह तक बचती ही नहीं, लेकिन वो तो सीधा उसे ही गलत समझ रही थी। मोना कभी देर वहां बैठकर रोती रहती है और फिर कुछ सोचकर खड़े होकर शावर बंद कर बोली, बस आदित्य ओबरॉय, अब तुम कभी मुझे छू भी नहीं सकते, समझे? अब तुम मोना की नफरत देखोगे। मोना गुस्से से बोली और फिर टॉवल लगा लेती है। एक नजरे नीचे पड़े अपने कपड़े देखती है जो शायद वो शावर लेते समय छोड़ गई होगी। यही सोचकर वो बाथरूम से बाहर आ जाती है। अभी भी उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही चलने में, लेकिन पहले से तो आराम मिल रहा था। मोना फिर हलवारी से अपने कपड़े निकालकर उन्हें पहनने लगती है। उसके बाद कुछ सोचकर एक बैग में अपने सारे कपड़े भर लेती है और अपनी जरूरत की सारा सामान लेकर एक नजर नीचे पड़े आदित्य को नम आंखों से नफरत से देखकर बोली, तुम तो विक्रम से भी घटिया इंसान हो आदित्य ओबरॉय, इसलिए तुम भी मेरे नफरत के हकदार हो। तुम आज के बाद मेरे कोई नहीं हो। तुम उसके दिल में दर्द होने को होता है तो खुद से बोली, नहीं प्रिया, सोचना भी नहीं, मेरा दिमाग बहुत खराब, मैं आज ही अपने दिल को चेंज करा सकती हूँ।
जिसे सुनकर उसका दिल निर्मल हो जाता है और मोना अपना बैग लेकर रूम से बाहर आ जाती है और फिर सीधा बैग लेकर आरव के रूम में जा रही थी। उसी समय समीर अपने रूम से निकल रहा था। समीर मोना को देख बहुत डर जाता है। उसे डर था कि पता नहीं अब ये लड़की उसके साथ क्या करेगी, लेकिन मोना तो उसे सही से देखती भी नहीं है और उसके पास से निकल जाती है किसी अनजान बनकर और फिर आरव के रूम में जाकर डोर बंद कर लेती है। समीर ये देखकर शॉक और कंफ्यूज दोनों हो जाता है। क्या हुआ, वो इस तरह कैसे चली गई उसके पास से? क्या उसे याद नहीं कि उसने रात को उसे ड्रग्स दिया था और उसे अपने रूम में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था? क्या उसे कुछ भी याद नहीं है? और ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपने मुंह पर हाथ रह करके बोला, वाह यार, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मतलब मैं पूरी रात से ये सोच सोच कर डर रहा था कि आदित्य सुबह मेरा क्या हाल करेगा। जब उसे पता चलेगा मैंने उसकी बीबी के साथ क्या करने की कोशिश की है तो वो मेरा क्या हाल करेगा। लेकिन अब तो मजे ही मजे है मेरे। फिर से मैं अपने प्लान पर काम करने की कोशिश कर सकता है और अगली बार इसको कोई मौका ही नहीं दूंगा भगाने का। यही सोच वो जोर जोर से हंसने लगता है। आरव के रूम में आरव बेड पर बैठकर अपनी मम्मा को कंफ्यूज होकर देख रहा था, जो उसकी छोटी सी अलमारी में अपने कपड़े रख रही थी। मम्मा, क्या आपकी डैडी से लड़ाई हो गई? जिसे सुनकर मोना बोली, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। अब मम्मा डैडी के पास कभी नहीं जाएंगी, बहुत गुस्सा हूँ मैं उनसे। मोना गुस्से में बोली। जिसे सुनकर आरव बोला, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मा, अब आप सिर्फ सपने आरव के पास रखेगी। आपको पता है मैं कितना रोया था आपके बिना। रात को आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मुझे छोड़कर डैड के पास सोने गई, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती थी? आरव दुखी होकर बोला। तो मोना जो अपने कपड़े रख देख रही थी, पूरी अलमारी भर गई थी उसके कपड़ों से आरव के एक कोने में रखे हुए थे। वो पीछे पलटकर आरव को देखती है जो बेड पर बैठा था अपना सिर नीचे करके। तो वो गहरी सांस लेकर आरव के पास आकर बोली, सॉरी मेरे बच्चे, मम्मा से गलती हो गई जो मैंने आपके डैडी पर विश्वास करके उनके रूम में चली गई। मोना बेड पर बैठकर आरव को अपने गोद में बैठते हुए बोली और उसे अपने सीने से लगा लेती है। मोना के ऐसा करते हुए आरव रोने लगता है। तब मोना को एहसास हुआ कि उसका बेटा रात में कितना रोया होगा उसके लिए, लेकिन वो भी क्या करती, उस घटिया इंसान ने उसे बेहोश करके वो सब छी अपनी ही बीबी के साथ ऐसा कौन करता है। और होश में वो क्या माना करती, उसका मन होता उतना करता, बाद में बस उसे अपने बच्चे के पास जाने देता तो उसका बेटा इतना नहीं डरता। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा, रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठा था मेरे पास कोई नहीं था, ना आप और डैडी। आरव नम आंखों से अपना सिर ऊपर करके मोना को देखकर बोला। जिसे सुनकर मोना उसके आंखों से आंसू साफ करने लगती है। वो अब क्या बोले इस छोटे बच्चे को कि वो इंसान क्या इसके पास होता जिसे अपनी भूख मिटानी थी उसके साथ, वो भी इसका काम करने की जिसकी सजा केवल मौत है, लेकिन वो उसे मार भी नहीं सकती है। आरव के बजे और प्रिया भी तो है जो ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। मोना यही सोचकर गहरी सांस लेकर आरव को सिर अपने सीने से चिपका कर बोली, अच्छा बाबा सॉरी, अब मम्मा कभी ऐसा नहीं होने देगा पक्का, और हम डैडी को अब यह नहीं आने देंगे। ओके ओके मम्मा, डैडी बहुत बुरे हैं, उन्होंने आपको मुझसे से दूर किया। जिसे सुनकर मोना कुछ नहीं बोलती। वैसे मोना आरव ऐसा बोलने से रोकती, लेकिन अब यही अच्छा कि आरव भी आदित्य को उसके पास आने नहीं दे, तभी सही रहेगा। मोना फिर आरव को गोद में लेकर खड़े होकर बोली, आपने कुछ खाया बैठे कि नहीं? आरव अपना छोटा सा नामिल हिला देता है तो मोना हैरान होकर बोली, लेकिन क्यों? आज के लिए बस इतना ही, अब क्या कभी दूर होगी मोना की गलतफहमी कि उसे ड्रग्स देने वाला आदित्य भी समीर था। आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़े अगला भाग। YCH56 मोना किसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर गई? अब तक मैंने उसकी बीबी के साथ क्या करने की कोशिश की है तो वो मेरा क्या हाल करेगा, लेकिन अब तो मजे ही मजे हैं मेरे। फिर से मैं अपने प्लान पर काम करने की कोशिश कर सकता है और अगली बार इसको कोई मौका ही नहीं दूंगा भगाने का। आरव अपना छोटा सा नामिल हिला देता है तो मोना हैरान होकर बोली, लेकिन क्यों? अब आगे मोना जब आरव को अपने गोद में लेकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तब हॉल में लगी टीवी में न्यूज चैनल में एक लड़की बोली, आज रात जब पूरा देश चैन की नींद सो रहे थे तब हमारे देश के एक जवास पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर अली अपने टीम के साथ एक बड़े और खतरनाक मिशन पर गए थे। जिसे सुनकर मोना के कदम नीचे सीढ़ी पर रुक जाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाती है, ये कौन सी खबर चल रही है न्यूज पर? क्या उसकी टीम ने रात को अपना काम नहीं किया जैसा उसने बोला था कि अली और उसके साथी को मारना है और उनकी मौत खुद खुशी लगनी चाहिए और लोग उसे अपराधी समझे। मोना ये सोच ही रही थी तभी वो लड़की आगे बोली, टीवी में? हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मैं उसी इंस्पेक्टर अली की बात कर रही हूँ जिन्होंने ना जाने कितने अपराधियों को मारकर देश की रक्षा की। कल रात को उनकी टीम को पता चला था कि कुछ लोग बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं देश को नुकसान पहुंचाने का, और पुलिस के उसे खबीर को उनका एड्रेस भी पता गया था। इसलिए इंस्पेक्टर अली अपनी टीम और 50 पुलिस
की पूरी टीम लेकर गए। उनका प्लान था कि वो उन्हें पकड़ लेंगे, पर शायद सभी अपराधियों को पता चल गया है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आ रही है, इसलिए वे लोग भाग गए पिछले ही पर पुलिस ने उसे पूरे जंगल में घेराबंदी कर वहां बने उसे घर को पूरी तरह से तोड़ दिया है। लेकिन पुलिस के हाथों उन अपराधियों के खिलाफ सबूत मिल गए, तो अब हमें सामने उन सभी अपराधी के चेहरे देखने जा रहे और नाम भी बता रहे हैं, ताकि आपको वे लोग मिले तो आप तुरंत पुलिस खबर कर खुद इन्हें से ना लड़े, क्योंकि वे लोग किसी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मोना का पूरा दिमाग हिला गया था कि ये बोल रही है, लेकिन जंगल की तस्वीर और उस घर टूटने हुए देखकर ये खबर झूठी तो नहीं हो सकती है। यानी कल रात जो बहुत कुछ हो चुका है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता चला, और चलता भी कैसे आदित्य ने बेहोश होकर दिया था। मोना को अब और ज्यादा गुस्सा आ रहा था और आरव को 2 मिनट रुकने को बोलकर सोफे पर बैठकर न्यूज देखने लगती है। हाँ, तो ये रही वे तस्वीर जिसका नाम है विशाल, राहुल, राघव, अर्जुन, और ये 2 लड़की है कविता और नताशा, और इनकी लीडर की तस्वीर नहीं है पुलिस के पास लेकर आप लोग इन 6 लोगों की तस्वीर अपने फोन और लैपटॉप में सेव करके ताकि अपने आसिन देखे तो तुरंत पुलिस को खबर करिए, हमारे इस नंबर पर कॉल करें। मोना अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और साइड बैठा समीर जो न्यूज देख रहा था वो अपने फोन में फोटो खींच लेता है, जिसे देख मोना गुस्से से उसे घूरती है। क्या भाभी आप मुझे क्यों घूर रही है? मैं बस इन लोगों की तस्वीर ले रहा हूँ ताकि कल को इनमें से कोई मेरे सामने आए तो मैं पुलिस को खबर करके एक अच्छा नागरिक होने का फर्ज अदा कर सकूं। तभी टीवी एंकर बोली, और अब खबर आ रही है सरकार ने इन लोगों को पकवाने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है। किसी एक को पकड़वाने पर पूरे 50,000 रुपए देगी सरकार आपको। जिसे सुनकर समीर के आंखों में चमक आ जाती है और वो अपने फोन कैमरा चालू कर बोला, तो फिर मुझे इनकी अच्छी सी फोटो लेने दो, 50,000 तो मुझे ही चाहिए। इतना बोल तस्वीर लेने को होता तो उससे पहले मोना जिसका चेहरा गुस्से से लाल था वो उसके हाथ से फोन लेकर उसे साइड की दीवार में मार देती है, जिसे देखकर समीर और आरव बस अपना मुंह खोले देखते ही रह जाते हैं। आरव समीर की रोनी शक्ल देखता है जो अपने फोन को टूटा हुआ नीचा पड़ा हुआ देख रहा था, तो मीना को कंधे से हल्का कर बोला, मम्मा आपने चाचू का फोन क्यों तोड़ दिया, देखो वो रो रहे हैं। आरव की बात सुनकर मोना उसे भी आंखें दिखा देती है, तो वो डर से अपना सिर नीचे करके मोना की गोद में अपना सिर छुपा लेता है डर से। जिस देख मोना फिर समीर को देखती है तो वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं भाभी, एक फोन ही तो था, केवल 1 लाख का, वैसे भी चेंज करने की सोच रहा था, अच्छा हुआ आपने तोड़ दिया, गुड, अच्छा किया आपने। इतना बोल वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता ताकि वो रोए नहीं और चुपचाप उठकर बोला, बहुत अच्छा किया आपने भाभी, बहुत अच्छा किया। लेकिन थोड़ी दूर पर जाते ही उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने अभी 2 दिन पहले नया फोन किया था, तोड़ दिया, ये लड़की उसका बदला ले रही, पक्का पर उसे मार लेती, फोन तोड़ने की क्या जरूरत थी यार, अब उसके पास एक पैसा नहीं है, वो कैसे लाएगा नया फोन। यही सोच वो पुराने फोन के टुकड़े सीने से लगाकर रोते हुए जाने लगता है सीढ़ियों से अपने रूम में। मोना उसे इग्नोर करके टीवी में आगे न्यूज देखती है। ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं कि सरकार ने उस काबिल इंसान को इनाम देने का फैसला किया है जिसे ने पुलिस को उन अपराधी की खबर ला कर दी। तो देखो ये वो तस्वीर जिसमें ये लड़की जो एक डॉक्टर है, इनका नाम है गीता कौर, इन्होंने ही पुलिस को खबर दी थी, तो उन्हें सरकार पूरे 1 लाख रुपए देने जा रही है। और सभी को गीता से सीख लेनी चाहिए कि देश प्रेम हमेशा ऊपर होना चाहिए। गीता उस घर में किसी का इलाज करने गई थी, तभी उन्हें शक हो गया था कि ये लोग अपराधी है, तो उन्होंने पुलिस को इस बारे में खबर दी। मोना ये देखकर और सुनकर शौक रह जाती है, ये तो वही लड़की ये जी कल राहुल के साथ आई थी, तो ये सब इसने किया। इतना बोल मोना के हाथों की मुट्ठी कस जाती है, वो इस लड़की को नहीं छोड़ेगी। मोना टीवी में गीता को देखकर बोली, जो खुशी होकर एक पुलिस वाले से पैसे का चेक लेकर कैमरे की तरफ देख रही थी, इस लड़की ने कुछ पैसे के लिए ये सब किया है ना, ठीक है मोना अब इस भी सजा देगी, लेकिन पहले मुझे अपने साथियों का पता लगाना होगा। यही सोच मोना अपने गोद में मुंह छुपाकर बैठे आरव से बोली, बेटे आप एक काम करो, डैड के रूम से उनका फोन और कार की चाबी लेकर आओ जल्दी से, फिर हम बाहर चल रहे हैं घूमने और बढ़िया सा खाना खाने के लिए। जिसे सुनकर आरव अपना सिर ऊपर करके मोना देखकर बोला, सच में मम्मा हम लोग बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो फिर मैं डैडी को बुला कर लाता हूँ। इतना बोल वो जाने लगता है तो मोना की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और आरव को जाने से रुकते हुए बोली, नहीं नहीं बेटे, डैडी को मत उठाना सोने से। जिसे सुनकर आरव कंफ्यूज होकर मोना को देखता है तो मोना प्यार से उसके गाल पर किस करके बोली, क्योंकि मम्मा डैडी से नाराज है और डैडी आएंगे तो मैं अकेली जाऊंगी, आप भी नहीं ले जाऊंगी अपने साथ, समझे। जिसे सुनकर आरव जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं मम्मा मुझे जाना आपके साथ, मैं डैडी को नहीं उठूंगा और उनका फोन और गाड़ी की चाबी लेकर आ जाऊंगा। जिसे सुनकर मोना मुस्कुराकर उसके गाल पर किस करके बोली, गुड बॉय, जाओ जल्दी से। आरव खुश होकर मोना की गोद से उतरकर सीढ़ियों से आदित्य के रूम में जाने लगता है, तो मोना उसे आराम से जाने को बोलकर टीवी की तरह देखती है। तो अब टीवी एंकर इंस्पेक्टर अली की तारीफ कर रही थी और बता रही थी कि लोग अब अली भगवान समझने लगे हैं। जिस देख मोना गहरी सांस लेती है, शायद अभी इस आदमी के पाप का गाड़ा भरा नहीं है कुछ दिन और जी के इंस्पेक्टर अली, क्योंकि अब मोना खुद तुझे मौत देगी, किसी और के ऊपर नहीं छोड़ेगी। उसमें गलती उसे वही इस आदमी को गोली मारनी थी, फिर से उसने अपने विशाल भाई की बात मानकर गलती की।
इधर आदित्य के रूम में आरव धीरे से डोर खोलकर धीरे धीरे कदमों से अंदर आकर पहले वो अपने डैड को नीचे जमीन पर सोता हुआ देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि उसके डैडी बेड के नीचे क्यों सो रहे हैं, लेकिन फिर मम्मा की बात याद करता है कि वो उनसे नाराज है, जिसे याद कर वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। पक्का रात को डैडी ने मम्मा को परेशान किया होगा, तभी ये यहाँ सो रहे हैं और वो इनसे नाराज भी है। आरव यही सोचकर अपनी हंसी रोककर आदित्य का फोन और कार की चाबी देखने लगता है, तो उसकी नजर साइड पर जाती है जहाँ दोनों रखे हुए थे। तो आरव धीरे धीरे कदमों से जाकर चुपचाप आदित्य का फोन और चाबी उठा लेता है, लेकिन उसका हाथ गलती से लग जाता है जो सीधी नीचे गिरती है, जिसके आवाज से आदित्य की नींद खोलने लगती है। आरव ये देख डर जाता है और जल्दी से रूम से भाग जाता है। आदित्य अपनी आंखें कर उसे इस तरह भागता देखकर बोला, ये मेरा छोटा शैतान इस तरह क्यों भाग कर गया कि जिसे इसने बड़ा कांड किया हो। यही सोचकर उठकर बैठकर बोला, मर गया रहे, रात भर मेरी शैतान बीवी ने मुझे तोड़कर रख दिया और अब ये छोटा शैतान पता नहीं कौन सी शैतानी करके गया यार। इतना बोल वो बेड पर देखता है तो वो वहां कोई नहीं था, जिसे देखकर वो कंफ्यूज होकर बोला, मुझे से पहले उठ गई, मेरी बीवी में इतनी ताकत आ कहां से रही है यार कि भी फैल हो रहा हूँ। और दूसरी तरफ आरव भागकर मोना के पास आकर बोला, मम्मा वो डैडी उठ गए हैं लेकिन मैं भागकर आ गया है। जिसे सुनकर मोना बोली, अच्छा बेटे तो फिर चलो हम चलते हैं जिससे पहले डैडी आए यहाँ पर। मोना आरव के हाथ से आदित्य का फोन और कार की चाबी लेकर बोली और सोफे से खड़े होकर उसे गोद में लेकर जाने लगती है घर से बाहर। अरे बहू नाश्ता तो घर लो और आरव बाबा को भी करना है, सुषमा आंटी किचन से आते हुए बोली, लेकिन मोना बाहर जाने से पहले बोली, रहने दीजिए आंटी, में और आरव आज बाहर ही खा लेंगे, बाय। जिसे बोल आरव और मोना दोनों ही हाथ से बाय करते हैं, तो बदले में सुषमा आंटी भी हाथ हिलाकर दोनों को बाय करती है। मोना फिर आरव को कार में बैठाकर उसका सीट बेल्ट लगाकर खुद भी उसके पास बैठकर सीट बेल्ट लगा बोली, हाँ तो चले लॉन्ग ड्राइव पर। आरव मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देता है, तो मोना कार चालू कर उसे मेने से गेट से बाहर ले जाती है। और बेचारा आदित्य जी, इसका थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि उसके दोनों शैतान क्या कांड वाले हैं। उसकी कार और फोन दोनों ले गए, पता नहीं अब आदित्य का क्या होगा जब उसे पता चलेगा इन दोनों बदमाश के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, बाय। CH57, मम्मा आप मेरे साथ डेट पर आए हो ना। उसके डैडी बेड के नीचे क्यों सो रहे हैं, लेकिन फिर मम्मा की बात याद करता है कि वो उनसे नाराज है, जिसे याद कर वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। पक्का रात को डैडी ने मम्मा को परेशान किया होगा, तभी ये यहाँ सो रहे हैं और वो इनसे नाराज भी है। आरव यही सोचकर अपनी हंसी रोककर आदित्य का फोन और कार की चाबी देखने लगता है, तो उसकी नजर साइड पर जाती है जहाँ दोनों रखे हुए थे। इतना बोल वो खड़ा होकर सीधा बाथरूम में जाता है, तो मोना कार चालू कर उसे मेने से गेट से बाहर ले जाती है। और बेचारा आदित्य जी, इसका थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि उसके दोनों शैतान क्या कांड वाले हैं। उसकी कार और फोन दोनों ले गए, पता नहीं अब आदित्य का क्या होगा जब उसे पता चलेगा इन दोनों बदमाश के बारे में। अब आगे मोना की कार जैसे ही ओबरॉय विला से बाहर जाती है, तो उसके पीछे दो कार और लग जाती है, जिसमें एक में विक्रम और उसकी टीम थी और दूसरे में बिग बॉस के आदमी। सभी का टारगेट मोना थी। विक्रम सर हमें मार दे दो, विक्रम पास बैठी राशि बोली, तो विक्रम बोला, नहीं बिग बॉस ने मना किया है, उसे बस डराना है और नजर रखनी है इस पर। विक्रम नॉर्मल टोन में बोला, तो राशि हमें सिर हिला देती है। पीछे सीट पर विनोद बोला, लेकिन मजा तो चखना होगा। अच्छा, सभी हमें सिर हिला देते हैं। हमारे पीछे बिग बॉस के आदमियों के कार है, यानी आज से लंकी के साथ कुछ भी हो सकता है, विक्रम कार चलाते हुए बोला। राशि बोली, लेकिन तीसरी कार किसी की क्या, इसने किसी और को भी अपना दुश्मन बना लिया है। राशि ब्लैक कार के देखकर बोली, पता नहीं होगा, ये लंकी काम ही इस करते हैं कि अब इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। मोना कार ड्राइव करते हुए आरव को देखती है, जो उसके पास वाली सीट पर सो रहा था। लगता है रात को सो भी नहीं पाया वो, डर के वजह से। मोना फिर कार को एक रेस्टोरेंट के आगे रुकती है और कार से उतरने लगती है आदित्य का फोन लेकर, तो आरव अपनी आंखें खोलकर बोला, मम्मा आप कहाँ जा रही है। जिसे सुनकर मोना पलटकर उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, मम्मा आपके लिए अच्छा सा नाश्ता लेकर आया, भूखे होगे ना। आरव हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ लेकिन मुझे भी आपके साथ जाना है। जिसे सुनकर मोना कुछ सोचकर बोली, अच्छा आ जाओ फिर। जिसे सुनकर आरव खुश होकर मोना के साथ कार से उतरकर उस रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती हैं। और पीछे रुकी कार में से ये सब वे सभी देख रहे थे जो मोना को नुकसान पहुंचाने वाले थे। एक छोटे बच्चे को देख राशि बोली, बॉस इसके साथ इसका बेटा भी है, कहीं उस चोट ना पूछा दे कोई। ये हमारी नहीं उस लड़की की प्रॉब्लम है, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है। जिसे सुनकर राशि हाँ में सिर हिला देती है। लास्ट ब्लैक वाली कार में इंस्पेक्टर अली और दो हवलदार थे। उन्होंने भले ही मीडिया को इस लड़की के बारे में नहीं बताया हो, लेकिन ये लड़की वहाँ थी ना कल रात, और अब यही उनकी बॉस है मोना के बाद। लेकिन ये लड़की कोई आम आदमी की वाइफ नहीं है जिसे वे बिना सबूत के गिरफ्तार कर सकते हैं। वो आदमी पूरे सिस्टम को हिलाने की दम रखता है। इंस्पेक्टर अली आदित्य के बारे में सोचकर बोला, आदित्य क्या चीज है वो ये अच्छी तरह से जानता था, बस इसलिए इस सबूत के साथ गिरफ्तार करने वाला था। जब ये लड़की अपने साथियों से मिलने जाएगी और हो ना हो वो वही जा रही है।
वे दोनों हवलदार हाँ में सिर हिला देते हैं। बीच वाली वाइट रंग की कार में बिग बॉस के आदमी तैयार बैठे थे और कार चला रहे आदमी के पास वो खास इंसान था जिसे बिग बॉस ने मोना को डराने का काम दिया था, साथ में उसके साथियों को मारने का। तो उन्हें भी यही विश्वास था कि ये लड़की जरूर वहां जाएंगी, तब साथ में हमला किया जाएगा इन पर। तीनों कार में बैठ लोग केवल मोना को नुकसान पहुंचाने चाहते थे और मोना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी आरव। उसे खुद से ज्यादा उसकी फिक्र थी, लेकिन अभी उसे नहीं पता था कि वो कैस मुसीबत में फंसी है। तभी वो अपने सभी साथियों के लिए खाना पैक करा लेती है और वो और आरव अंदर टेबल के पास कुर्सी पर बैठे थे आमने सामने और अपना अपना नाश्ता कर रहे थे। मम्मा आप मेरे साथ डेट पर आए हैं ना? जिसे सुनकर मोना जो कुछ सोचकर नाश्ता कर रही थी वो हैरान होकर अपने बेटे को देखती है जो मुस्कुराकर उसे देख रहा था। वाह बेटे, कोई नहीं मिली तो अपनी मम्मा पर चांस मार रहे हो। मोना घूर के अपने छोटे शैतान को देखकर बोली तो आरव हंसते हुए बोला, मामा आपके बेटे के पास बहुत गर्लफ्रेंड है, एक से कल ही मिलकर आया बर्थडे पार्टी पर। उसने बोला था कि आरव नहीं आए तो मैं केक नहीं कटूंगी, इसलिए जाना पड़ा था। जिसे सुनकर मोना पहले शॉक होकर और फिर बुरा सा मुंह बनाकर बोली, हाँ तो मेरे साथ क्यों आए, फिर डेट पर उसे के साथ आना था ना। मोना भी जलने का नाटक करते हुए बोली तो आरव और जोर से हंसते हुए बोला, अरे मम्मा आप तो बुरा मान गई, पहले मेरी बात तो सुन लो यार। मोना दूसरी तरफ सिर करके मुंह कर बोली, अब रहने दो आरव, मुझे पता चल गया कि तुम अपने मम्मा से ज्यादा अपनी उस गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो जिससे कल मिलने गए थे। इतना बोल वो अपने आंखों से आंसू साफ करने का नाटक करके बोली। तो आरव अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोला, मम्मा आप जालस हो उस छोटी लड़की से, वो तो मेरी दोस्त बस सच में। लेकिन मोना तभी उसकी तरफ नहीं देखती है तो वो कुर्सी से उतरकर घूमकर मोना के सामने आकर खड़े होकर उसके गोद में अपना सिर रखकर बोला, सॉरी मम्मा, अब आरव किसी और लड़की से नहीं मिलेगा, प्लीज आप मुझसे नाराज मत हो। जिसे सुनकर मोना एकदम से उसे पकड़कर अपने गोद में बिठाकर उसके गाल पर किस करके बोली, अरे ऐसा मत करो, मैं तो बस नाराज होने का नाटक कर रही थी बस, और अब मुझे बताओ तुम मुझे कब मेरी बहू से मिला रहे हो। मोना की बात सुनकर आरव अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है तो मोना और ज्यादा हंसने लगती है। जिसे देखकर आरव बोला, क्या मम्मा आप भी ना, वो मेरी केवल अच्छी दोस्त है बस, और आप कल गई नहीं इसलिए मैं आपको उससे नहीं मिला पाया, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे स्कूल छोड़ने जाओगी तो मिला दूंगा। जिसे सुनकर मोना बोली, अच्छा ठीक है, अब अपना नाश्ता पूरा खत्म करो, फिर हम आपके सभी मामा से मिलने चलेंगे, ओके। आरव खुश होकर हाँ में सिर हिला देता है और वापस जाकर मोना के साथ सामने कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी मोना को एहसास कोई इन्हें देख रहा है तो वो उस तरफ देखती है, लेकिन वहां तो आदमी चुपचाप कॉफी पी रहे थे। जिसे देख वापस आरव को देखती है जो मजे से नाश्ता कर रहा था। तो मोना साइड में रखा आदित्य का फोन उठा लेती है तो उसे फोन में पीछे साइड में बैठ हुए दो लोग दिखाई देते हैं जो उसे घूर रहे थे। ये देखकर मोना आरव से बोली, आरव मम्मा अभी दो अंकल को सुधार कराती है। आरव के मुंह में आधा समोसा था और बाकी उसके हाथ में। अपने मम्मा की बात सुनकर वो कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगता है जो बस एक मुस्कान उसे पास करके खड़े हो जाती है अपनी कुर्सी से और पलटकर पीछे उसे टेबल की ओर जाने लगती है। वे दोनों आदमी जब ये देखते हैं तो अपना सिर दूसरी तरफ करके कॉफी पीने का नाटक करने लगते हैं। उनके पास पूछकर बोली, हाय क्या मैं जान सकती हूँ आप लोग मुझे इतने देर से देख रहे थे, और जब मैं आपकी देखती तो आप लोग कहीं और देखने का नाटक करते। जिसे सुनकर एक आदमी मुस्कुराकर ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं तो मैडम जी आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ गलतफहमी है, हम भला क्यों ऐसा करते, दूसरा आदमी भी बोला। तो मोना मुस्कुराकर बीच वाली कुर्सी पर बैठकर बोली, क्या यार झूठ क्यों बोल रहे हो, साफ साफ बोला ना कि मेरी बॉडी तुम्हें पसंद आ गई। जिसे सुनकर पहले तो दोनों में सिर हिलाने लगते हैं, लेकिन फिर मोना उन्हें मुस्कुराते हुए देखती रहती है। तो एक आदमी बोला, हाँ ऐसा ही आप कमाल की हो, बोलो एक बार का कितना लोगी। वो आदमी सीधा बोला और मोना के अपने तरफ वाले हाथ को पकड़ लेता और मुस्कुराकर उसे इशारे करने लगता है। फिर दूसरे की भी हिम्मत बढ़ जाती है और वो मोना का हाथ पकड़कर बोला, हाँ जान पैसे की कोई कमी नहीं है तो बस बोल कितने लेगी। मोना उन दोनों अपना हाथ पकड़ता हुआ देखकर अपना हाथ उन्हें से छोड़कर बोली, रहने भी दीजिए यार, तुम लोगों के पास इतने भी पैसे भी। अरे अरे तू बोल कितने लेगी, 1 लाख इतने बहुत है। एक आदमी मोना का हाथ फिर से पकड़कर बोला। तो दूसरा आदमी उसका हाथ दूर करके मोना का दूसरा हाथ पकड़ बोला, अरे पागल है, 1 लाख में इतना अच्छा माला मिलता है क्या, मैं तो इसके साथ करने के लिए पूरे 5 लाख भी दे सकता हूँ। जिसे सुनकर मोना दूसरे को देख बोली, क्या तुम्हारे पास नहीं इतने पैसे है ना, मेरे पास भी है, मैं तुम्हें 15 लाख दे सकता हूँ। आदमी फिर से मोना के हाथों को उसे छोड़ा कर बोला। तो दूसरा आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो वापस मोना के हाथों को उससे छोड़ा कर बोला, वो मेरी है, मैं इसके साथ सोने के लिए पूरे 25 लाख भी दे सकता हूँ, समझे। जिसे सुनकर मोना दुखी सा चेहरा बनाकर दूसरे को देखकर बोली, क्या आपके पास नहीं है इतने पैसे। मोना की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, है ना, मैं 30 लाख दे सकता हूँ। ये मम्मा इन दोनों अंकल के साथ कौन सा खेल खेल रही है, डैडी क्यों नहीं है यहाँ, वो होते तो और भी मजा आता। आरव दूसरा समोसा खाते हुए बोला। दूसरा आदमी बोला, 50 लाख।
जिसे सुनकर मोना शॉक हो जाती है और पहले आदमी को देखता है तो वो अपना सिर नीचे कर लेता है शर्मांदगी से, उसके पास इतने पैसे नहीं है। जिसे देख वो दूसरा आदमी हंसने लगता है और मोना से बोला, चलो बेबी मेरे साथ मजे करते हैं। तभी मोना उसके हाथ से अपना हाथ छोड़ा कर बोली, एक मिनट रुको, इतनी जल्दी क्या है। मोना अपने दोनों हाथ छोड़ा कर बोली तो वे दोनों आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसे देख मोना बोली, मेरे पास एक और प्लान है। दोनों एक साथ बोले तो मोना बोली, मैं तुम्हें लोगो देती हूँ। जिसे सुनकर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं तो मोना अपनी कमर से बंदूक निकालकर उसे बीच टेबल पर रखकर बोली, अब बोलो। जिसे देखकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों के माथे पर पसीना आने लगता है। सिस्टर हमें माफ कर दो, पहला आदमी कंफ्यूज थे हाथों से मोना के आगे हाथ जोड़कर बोला। तो दूसरा आदमी भी मोना के आगे हाथ जोड़कर बोला तो मोना दोनों को मुस्कुरा कर बोली, अच्छा अब मैं बेबी और जान से सीधा सिस्टर बन गई। हाँ दी, हमसे गलती हो गई। पहला आदमी रोनी से शकल बनाकर बोला और दूसरा आदमी भी कांप रहा था बंदूक को देखकर। तभी मोना के नाक में गंदी बदबू आती है तो मोना अपने नाक पर हाथ रखकर बोली, छी ये किसने किया। तो दूसरा आदमी अपना हाथ उठा देता धीरे से। मोना जिसे देख अपने मुंह पर हाथ रखकर होकर अपनी बंदूक लेकर बोली, तुम लोग अपने कान पकड़ बैठे रहो जब तक मैं चली नहीं जाती। इतना बोल वो आरव के पास आते हुए बोली, पूरा मूड खराब कर दिया यार। आरव मोना को ऐसा करते हुए देखकर बोला, मम्मा क्या हुआ, आपने खेल क्यों रोक दिया, मजा आ रहा था मुझे। मोना उसे अपने गोद में लेकर बोली, तुम्हारा हो गया ना, अब चलो यहाँ से। तभी एक वेटर आकर मोना को एक बड़ी थैली पकड़ा देता है जिसमें खाना था। मोना दूसरे हाथ में उसे लेकर सीधी बाहर चली जाती है। आज के लिए बस इतना ही। CH-58 मोना ने फिर से दिमाग से विक्रम आली बिग बॉस के आदमी को हराया। वो आदमी फिर से मोना के हाथों को उसे छोड़ाकर बोला तो दूसरा आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो वापस मोना के हाथों को उससे छोड़ाकर बोला, वो मेरी है, मैं इसके साथ सोने के लिए पूरे 25 लाख भी दे सकता हूँ, समझे। और वो क्या है, ओबरॉय विला में। आदित्य यार अपने रूम में से आते हुए बोला, प्रिया मेरा फोन और कार की चाबी कहाँ यार, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इतना बोल वो सीढ़ियों से नीचे आने लगता है लेकिन नीचे हॉल में सिर्फ माया और रिया बेड सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। जिन्हें देखकर आदित्य बोला, मॉम प्रिया कहाँ है। जिसे सुनकर रिया और माया दोनों नामे सिर हिला देते हैं। रिया फिर कुछ याद करके शर्माते हुए बोली, भाई वैसे मैंने भाभी की आवाज सुनी थी रात में बस। जिसे सुनकर माया कंफ्यूज हो जाती है और आदित्य की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और पलटकर वापस जाते हुए बोला, प्रिया आरव के पास होगी। इतना बोल वो ऊपर सीढ़ियों से जाने लगता है और रिया हंसने लगती है। तभी सुषमा आंटी किचन से आते हुए बोली, आदित्य बाबा वो प्रिया मैडम तो आपकी कार लेकर आरव के साथ गई बाहर घूमने। जिसे सुनकर आदित्य वही रुककर पलटकर कंफ्यूज होकर बोला, तुमने इस समय और मुझे क्यों नहीं बताया। पता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला था कि बाहर ही नाश्ता करेंगे और घूमेंगे। जिसे आदित्य बोला, तो मेरा फोन भी लेकर गई है, इसका मतलब। इतना बोल वो नीचे आकर रिया से बोला, रोया अपना फोन दे मुझे। जिसे सुनकर रिया हाँ में सिर हिलाकर बोली, जी भाई ये लो। इतना बोल वो उसे अपना फोन देती है तो आदित्य अपने फोन पर कॉल करने लगता है लेकिन प्रिया को अपना कॉल करता देख आदित्य हल्के गुस्से से बोला, ये मेरा फोन क्यों काट रही है। इतना बोल वो फिर कॉल करता है तो मोना फिर से कॉल काट देती है तो आदित्य को गुस्सा आने लगता है। जिसे देख माया बोली, मैंने तुझे पहले ही बोला था कि तू उसे बहुत ज्यादा दहेज दे रहा है। आदित्य पता नहीं कहाँ होगी, मुझे तो उससे ज्यादा अपने पोते की चिंता हो रही है, उसे क्यों ले गई वो साथ। माया आरव के लिए परेशान होकर बोली तो आदित्य बोला, माँ वो उसका बेटा है और एक माँ अपने बेटे को कुछ नहीं होने देगी और ये मैंने दिखा है। आदित्य भले ही प्रिया से कितना भी नाराज हो जाए खुद को लेकर, लेकिन आरव के बारे में उसे पूरा विश्वास है कि वो उसे थोड़ी भी चोट आने से पहले खुद की जान देना पसंद करेगी। आदित्य की बात सुनकर माया बुरा सा मुंह बनाकर बोली, हाँ लेकिन कल नहीं देखा तूने क्या आरव कितना उदास हो गया था उसके वजह से। जिसे सुनकर आदित्य कुछ नहीं बोलता है और फिर रिया को देखकर बोला, रोया क्या मैं तेरा फोन ले जा सकता हूँ तेरी भाभी को ढूंढने के लिए। जिसे रिया थोड़ा सोचती है लेकिन फिर हाँ में सिर हिलाकर बोली, जरूर भाई लेकिन कॉल मत उठना किसी का प्लीज। आदित्य हाँ में सिर हिलाकर पलटकर तेज कदमों से घर से बाहर चला जाता है। पता नहीं ये उन्हें कहाँ ढूंढने जाएगा। माया गहरी सांस लेकर बोली। आदित्य घर से बाहर आकर दूसरी कार लेकर निकल जाता है और फिर रवि को कॉल करके उसे कुछ बोलकर कॉल काट देता है। दूसरी तरफ मोना कार ड्राइव कर रही थी और उसकी गोद में सिर रखकर आरव सो रहा था। सामने रखा फोन पर तो बार रिया का कॉल आया था। मोना समझ गई कि आदित्य है लेकिन उसका मूड अभी भी इतना सही नहीं हुआ था कि आदित्य से बात करे, क्योंकि अगर कोई भी बात हुई तो पक्का वो आदित्य से लड़ बैठेगी, इसलिए वो उसे इग्नोर करे वही अच्छा है। मोना की कार के पीछे अभी भी वे तीनों कार आ रही थी, बस आगे पीछे हो रही थी ताकि मोना को शक न हो कि वो उनका पीछा कर रहे हैं। मोना के कार जैसे ही शहर से बाहर आती है तो वो आदित्य से फोन से राघव को कॉल लगा देती है। थोड़ी देर रैंक जाने के बाद राघव कॉल रिसीव कर लेती है और मोना सीधा उससे एक हो सवाल करती है।
कहाँ हो तुम लोग? जिसे सुनकर राघव की आवाज आई, बॉस हम लोग जंगल में नहीं है। वो मुझे पता है, तुम सिर्फ ये बताओ तुम लोग कहाँ हो अभी। जिसे सुनकर विशाल की आवाज आई, मोना हम लोग इतना बोल। वो मोना को अपना एड्रेस बता था। जिसे सुनकर मोना बस इतना बोली, ओके मैं आ रही हूँ। इतना बोल वो कॉल काट कर कार को तेजी से उस तरफ ले जाती है। बॉस ये कहाँ जा रही है यार, हम और कितना दूर इसका पीछा करना होगा। राशि बुरा सा मुंह बनाकर बोली। तभी कार में पीछे बैठा राम बोला, राशि मैडम आप बोर हो रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। जिसे सुनकर राशि अपना सिर मोड़ राम को देखती है तो जो मुस्कुराकर उसे देख रहा था और वो उससे कुछ बोलती उससे पहले विनोद बोला, वो भला तुमसे ही क्यों बात करेगी, क्या मैं मर गया? जिसे सुनकर राशि हैरान होकर विनोद को दिखने लगती है जो राम को घूर रहा था और राम सॉरी बोल अपना सिर नीचे कर लेता है। जिसे देखकर राशि बोली, विनोद सर आप उसे घूर मत यार, और उसने इतनी बड़ी बात नहीं बोली। जिसे सुनकर राम अपना सिर ऊपर कर उसे मुस्कुरा कर देखने लगता है तो राशि भी उसे एक प्यारी सी मुस्कान पास कर फिर विनोद को देखकर आंखों से इशारे में बोली, विनोद यार प्लीज नाराज मत होना, वो लड़का बुरा नहीं बस सीधा है, जो भी बोलता है वो दिल से बोलता है, प्लीज उसे माफ कर दो और हम एक टीम में यार, इसलिए छोड़ दो मेरे लिए। जिसे समझकर विनोद वापस निर्मल होकर हाँ में सिर हिला देता है और राम को इग्नोर कर देता है। जिसे देख राशि राहत की सांस लेती है और फिर वो एक नजर राम को देखती है जो मुस्कुराकर उसे देख रहा था तो राशि भी हल्का मुस्कुराकर सामने देखने लगती है। लेकिन उसके मुस्कान से और विनोद की जगह उसका साथ देने से राम के दिल में कुछ होने लगाता है राशि के लिए, और यही वजह थी कि उसके चेहरे की मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी और जब तक नहीं जाती तब तक विनोद फिर से आंखें नहीं दिखा देता है। जिसे देख वो दूसरी तरफ देखने लगता है। मोना कार चलाते हुए ये आखिर में ये नोटिस कर ही लेती है कि ये 3 कार आगे पीछे होकर उसके कार का पीछे कर रही है तो वो समझ जाती है कि होना ये लोग उसके द्वारा उसके टीम के पास पूछना चाहते हैं, लेकिन वो इस नहीं होने देखो उसे रास्ते से कार नहीं ले जाती है जहां से वो अपने टीम के पास पूछ सकती थी, बल्कि कार सीधा रोड पर ले जाकर उसे जंगल के गोल गोल घुमा देती और फिर उन्हें तीनों कार साथ बड़ी आसनी उलझाकर निकल जाती है। उसे रास्ते जाकर एड्रेस विशाल ने दिया था। विक्रम को लगता है कि ब्लैक कार मोना के कार के साथ थी और ब्लैक जो अली की थी उसे लगता है सफेद मोना के कार का पीछे थी, और यही चक्कर में वे लोग भूल जाते हैं मोना ने इन्हें पागल बनाकर बड़ी आसनी से निकल गए और अब तीनों कार गोल गोल घूमती रहती कभी देर तक और फिर तीनों एक जगह रुक जाती है। विक्रम अपनी कार में से और अली अपनी कार में और बिग बॉस के आदमी का लीडर अपनी कार में से तीनों बाहर आ जाते हैं। विक्रम अली से बोला, लास्ट बार प्रिया की कार के साथ तुम्हारी ब्लैक कार थी ना? नहीं, मेरी कार के बाद इंशाहब की कार थी, इंस्पेक्टर अली उस लीडर से बोला। तो वो नामे सिर हिलाकर बोला, झूठ मत बोलो यार, उस लड़की के कार के साथ लास्ट समय विक्रम तुम्हारी कार थी और मेरी लास्ट में हो गई थी। जिसे सुनकर विक्रम बोला, नहीं यार मेरी कार कहाँ थी, इनकी कार थी। विक्रम फिर से अली को देखकर बोला तो अली उस लीडर की तरफ देखता है और वो विक्रम को, और ये देखकर विक्रम बोला, इसका मतलब उस लड़की को पता लग गया था कि हम लोग उसका पीछा कर रहे थे, तभी उसने ऐसा किया कि हम लोग कंफ्यूज होकर एक दूसरे कार का पीछा करते रह गए और वो निकल गई। जिसे सुनकर अली और वो आदमी अपना मुंह खोले रह जाता है। ये लड़की तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली यार, बिग बॉस का आदमी बोला। तो इंस्पेक्टर अली चिढ़ते हुए बोली, हाँ कुछ ज्यादा ही है, लेकिन एक बार हाथ आ जाए फिर उसे मौका ही नहीं दूंगा, कहीं जाने का कब तक भागेगी। अली गुस्से भरी बात सुनकर विक्रम बोला, तुमने हलवा समझा है क्या, उस लड़की को पकड़ना वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर क्या करें, हम क्या करें? वो लीडर कंफ्यूज होकर बोला। तो इंस्पेक्टर अली बोला, करना क्या है, ढूंढना है और क्या उसे? वो यही कहीं। जिसे सुनकर विक्रम बोला, हाँ और घूमते रहो पूरी रात इस जंगल में। तो फिर क्या करूं मैं? अली चिढ़ते हुए बोला। जिसे सुनकर विक्रम बोला, अब एक ही रास्ता हमारे पास। जिसे सुनकर अली बोला, और वो क्या है? जो गया वो आएगा भी, हमें पास यही रुकना होगा लेकिन अलग अलग जगह, और तीनों एक दूसरे से फोन से जोड़े रहना ताकि अगर वो कार वापस आए तो एक दूसरे को बता सकें और इस तरह हम उसे बचने का मौका नहीं देंगे। विक्रम की बात सुनकर अली और वो लीडर एक दूसरे को देखते हैं और फिर हाँ में सिर हिलाकर एक दूसरे से कॉल पर जोड़कर अपनी कार में बैठ जाते हैं। तो फिर विक्रम के प्लान के एहसास से एक बीच वाली कार यानी विक्रम की कार वही रही थी और पीछे वाली कार पीछे चली जाती और आगे वाली कार आगे। इस तरह वे तीनों कोने में दूर दूर तक खड़ी करते अपनी कार को ताकि कहीं से भी बचकर ना जा सके वो। इधर इन लोगों ने विक्रम के प्लान के हिसाब से जाल बिछाया था मोना के लिए, और दूसरी तरफ मोना अपनी कार को कच्चे रास्ते से ले जाने लगती है और एक पहाड़ी के पीछे एक छोटा से गांव में उसकी कार इंटर होती है। तो वहां खेल रहे छोटे छोटे बच्चे कार के पीछे भगाने लगते हैं। जिसे देख मोना मुस्कुराकर अपने गोद में सो रहे आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आरव देखो बाहर कितने बच्चे हमारे कार के पीछे भाग रहे हैं। मोना की बात सुनकर आरव अपनी आंखें खोल लेता है और उठकर देखने लगता है अपने साइड का डोर का शीशा नीचे करके, तो उसे बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं और फिर आसपास दिखता है तो यहाँ झोपड़ी के घर थे, छोटे छोटे लेकिन कभी अच्छे। मम्मा ये हम कहाँ आ गए और ये सब क्या यहाँ इस घर क्यों है?
मोना मुस्कुरा कर बोली, बेटे ये गांव है छोटा सा और गांव में ऐसा ही खुला माहौल होता है हमारे बड़े बड़े से कभी अच्छा और प्यारा, और अब तुम अपनी मम्मा को बताओ ये जगह और ये सब लोग तुम्हें पसंद आए। हाँ मम्मा ये कभी अच्छा है, मैंने ये सब पहली बार देखा। इतना बोल वो सीधा होकर अपनी सीट पर बैठ जाता है तो मोना उसकी शक्ल देख बोली, लेकिन बच्चे फिर तुम उदास क्यों लग रहे हो। जिसे सुनकर आरव अपना सिर नीचे करे बोला, वो मुझे डैडी की याद आ रही थी मम्मा, वो होते तो और मजा आता यहाँ घूमने में। आरव को उदास देख और उसकी बात सुनकर मोना गहरी सांस लेती है। काश वो भी ऐसा बोल सकती कि आदित होता तो कितना अच्छा रहता, लेकिन किए उसे व्यवहार ने उसकी सोच बदल दी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। आई लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। CH59 आई लव यू मामी और आदित बिग बॉस से कम नहीं है पॉव में। जिसे सुनकर विक्रम बोला, अच्छा और कहाँ धोगे तुम उसे। अब आगे मोना फिर कार को एक झोपड़ी के आगे रोक देती है जहाँ बाहर राहुल खड़ा था। राहुल आकर मोना की तरफ के साइड का डोर खोल देता है तो मोना उसे घूरते हुए उसके हाथ में खाने की बड़ी थैली देती है तो राहुल अपना सिर नीचे कर साइड में खड़ा हो जाता है। मोना कार से उतरकर आरव को गोद में लेकर बाहर आ जाती है। पीछे पलटती है तो आरव राहुल को देख बोला, मम्मा ये मेरे कौन से मामू है। बच्चे की आवाज सुनकर राहुल अपना सिर ऊपर करके देखता है तो अपनी बॉस की गोद एक क्यूट बच्चे को देख आरव कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो शॉक होकर बोला, बॉस ये आरव है ना। मोना हाँ में सिर हिलाकर आरव बोली, हाँ बेटे ये आपके राहुल मामू है। जिसे सुनकर आरव खुश होकर बोला, मामू। इतना बोल वो मोना की गोद से राहुल के पास जाने लगता है तो राहुल मोना को देखता है तो मोना बोली, ले लो राहुल। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। राहुल मुस्कुरा कर आरव को अपने गोद में लेकर खिलाने लगता है। ये देख मोना मुस्कुरा कर बोली, शैतान लड़के मामू के पास आते ही मम्मा को भूल गया। तो आरव हंसने लगता है और उसके साथ राहुल भी। तभी झोपड़ी के डोर से विशाल बाहर आकर बोला, मोना तुम आ गई है। इतना बोल उसकी नजर भी आरव पर जाती है तो वो मोना को इग्नोर करके राहुल की गोद से आरव को लेकर बोला, अरे आरव बाबा बताओ मैं कौन सा मामू आपका। जिसे आरव कंफ्यूज होकर मोना को देखने लगता है जो विशाल को घूर रही थी, जो आरव को देख उससे मिलना भूल गई। मोना जलना बंद करो वो बच्चा वो। विशाल बिना मोना को देख आरव के गाल पर किस करके। तो मोना गहरी सांस लेकर बोली, ये तुम्हारे सबसे बड़े विशाल मामू है। जिसे सुनकर आरव विशाल के गाल पर किस करके बोला, मेरे बड़े मामू। विशाल मुस्कुरा कर हाथ से हिला कर देता है और फिर आसपास देखकर बोला, क्या आदित भी आया है मोना। जिसे सुनकर मोना कुछ बोलती उससे पहले आरव बोला, बैड मामू डैडी को पता ही नहीं है हम आपके पास आए हैं, वो तो सो रहे थे तब हम घर से निकले। जिसे सुनकर विशाल मोना को देखता है तो मोना गहरी सांस लेकर बोली, अंदर चले भाई। विशाल हाँ में सिर हिला देता है और आरव को लेकर झोपड़ी के अंदर चला जाता, जिसके पीछे मोना राहुल को देखकर बोली, तुम भी आओ तुम्हारी वजह से मुझे आना पड़ा। इतना बोल वो चली जाती है और उसके पीछे राहुल भी जाते हुए मन में बोला, अब गया मैं काम से। उस झोपड़ी के अंदर एक और डोर था जहां से निकलकर वे लोग एक छोटे से खुले होल में आ जाते हैं जहां एक पेड़ के नीचे खड़िया पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी और साइड गाय बंधी थी जो अपने खोने से ध्यान हटाकर घर में आ रहे मेहमानों को देख रही थी। लास्ट में एक और झोपड़ी थी, लेकिन विशाल एक छोटी से खाट को मोना के लिए डाल देता है, लेकिन मोना उस बूढ़ी औरत को देखने लगती है तो विशाल बोला, मोना इनका कोई नहीं है इस दुनिया में, और गांव में जब कोई नया मेहमान आता है तो ये उन्हें अपने घर रोक लेती है, हम यही रुके हैं। मोना जिसे सुनकर उस बूढ़ी औरत के आगे हाथ जोड़ लेती है तो बूढ़ी औरत उसे आशीर्वाद देकर खटिया पर बैठने का इशारा करती है। उनकी उम्र इतनी थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पाती थी, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है और इशारे में बात करती है। मोना खटिया पर बैठकर बोली, बाकी लोग कहाँ। जिसे सुनकर विशाल बोला, वो अर्जुन और राघव तो खेत पर गए हैं, लेकिन मैंने एक लड़के भेजा तो वो आता होगा उन्हें बुलाकर। मोना हाँ में सिर हिलाकर बोली, कविता और नताशा कैसे है। उसके इतना बोलते ही अंदर झोपड़ी में नताशा कविता का हाथ पकड़कर बाहर आती है तो मोना उन्हें देखकर बोली, अब तुम दोनों कैसी हो। अच्छे है दी, कविता बोली तो मोना हाँ में सिर हिला देती है। लिली वो कहाँ है। मोना विशाल को देखकर बोली, वो भी खेतों में काम करने जाती है क्योंकि उससे घर का काम नहीं होता है, विशाल बोला। और उसके इतना बोलते ही वहां लिली, अर्जुन और राघव आ जाते हैं। सभी ने अपना हुलिया चेंज कर लिया था, ये उनकी टीम नहीं बल्कि गांव में रहने वाले किशन लग रहे थे। मोना फिर देखती है कि सभी लोग आरव को खिलाने में लागे हैं तो वो गहरी सांस लेकर साइड में खड़े राहुल से बोली, तुम ये थैली नताशा को दे दो, वो सभी के लिए खाने लगा देगी। जिसे सुनकर नताशा हाँ में सिर हिलाकर राहुल के हाथ से वो थैली चली जाती है। अर्जुन आरव को गोद में लेकर कविता के पास आकर बोला, देखो बेबी ये मोना दी का छोटा सा बेबी है। कविता बुरा सा मुंह बनाकर बोली, क्या अर्जुन बच्चे के सामने तो कम से कम मुझे बेबी मत बोलो। मामी अर्जुन मामा आपको बेबी बोल सकते हैं क्योंकि मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को बेबी बोलता हूँ।
उसकी बात सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। मोना गहरी सांस लेकर विशाल से बोली, देखा भाई, ये लड़का इस काम करता है, स्कूल में इसकी कई गर्लफ्रेंड है और एक की बर्थडे पार्टी में तो कल रात को गया था, क्योंकि उसने इस कहा था कि ये नहीं आया तो वो केक ही नहीं कटेगी। जिससे सभी और हैरान होकर जाते हैं। तो आरव बोला, मम्मा आप मेरी शिकायत कर रही है या तारीफ, और हाँ आप जलो मत, में उनमें से किसी को आपकी बहू नहीं बनाने वाला। जिसे सुनकर मोना का मुंह खोला रह जाता है और बाकी लोग हंसने लगते हैं। बहुत खतरनाक बेबी है तुम्हारा मोना, विशाल हंसते हुए बोला। आरव फिर कविता को देखकर बोला, मामी आप मेरे साथ डेट पर चलेगी। जिसे सुनकर अर्जुन शॉक हो जाता है और बाकी सब हंसने लगते हैं। आरव गलत बात ऐसा नहीं बोलते। जिसे सुनकर आरव अपना सिर नीचे कर लेता है। तभी कविता अपने हाथ ऊपर करके बोली, अर्जुन मुझे दीजिए ना, आरव को बहुत क्यों बच्चा है। तो अर्जुन सोच में पड़ जाता है। जिसे देखकर राघव उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, दे दे भाई, वो अभी छोटा है, तेरी वाली को भगा को नहीं ले जा सकता। जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं और अर्जुन हल्का सा मुस्कुराकर कविता के हाथों में आरव को दे देता है। तो आरव सीधा जाकर कविता के गाल पर किस करके बोला, आई लव यू मामी। जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और फिर अर्जुन को देखते हैं। आरव को घूरे जा रहा था। अर्जुन उसे घूरना बंद करो, मेरा बेटा इतना भी बुरा नहीं है कि वो अपनी मामी को ही पटा ले, और वैसे भी वो बड़ी उससे देख नहीं रहा। जिसे सुनकर अर्जुन हाँ में सिर हिला देता है, लेकिन उसकी नजर बार बार आरव पर जा रही थी जो उसकी कविता से चिपक रहा था। वो आपको परेशान कर रहा है बस अर्जुन, इतना बोल मोना आरव को देखती है घुर के, तो उसे मुस्कुरा कर देख हंसने लगता है। देखा इस शैतान लड़के को। तभी वहां नताशा आकर बोली, चलो सभी लोग, मैंने सभी का खाना लगा दिया है। जिसे सुनकर सभी हाँ में सिर हिला देते हैं और नताशा आरव को लेने को होती है। तो राघव जल्दी से ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं। जिसे सुनकर नताशा कंफ्यूज होकर उसे देख जर बोली, क्या हुआ हब्बी, आप मुझे आरव को लेने से मना क्यों कर रहे हैं, कितना प्यारा बच्चा है यार। इतना बोल वो उसे गोद में लेती है तो आरव की शक्ल रोनी जैसी हो जाती है और ये देख बाकी सभी हंसने लगते हैं। आरव नताशा के गाल पर किस करके बोला, इसलिए राघव मम्मू मना कर रहे थे मामी। जिसे सुनकर सभी फिर से हंसने लगते हैं। तो नताशा हैरानी से राघव को देखती है। जे गहरी सांस लेकर हल्का सा मुस्कुरा देता है, लेकिन नताशा उसे आंखें दिखा देती है कि बच्चे कौन जलता है यार। लेकिन अब नताशा को कौन हटाए कि ये छोटा शैतान कितनी खतरनाक है। उसके बाद सभी खाना खाने लगते। नीचे बैठकर आरव मोना के गोद में बैठकर खा रहा था। आप लोगों ने न्यूज देखी क्या, मोना सभी को देख बोली। तो सभी ना में सिर हिला देते हैं। जिसे देखकर मोना मुस्कुराकर राहुल को देखकर बोली, इसकी वो प्यारी डॉक्टर को 1 लाख का इनाम मिला है हमारे बारे बताने और हमारी सारी मेहनत पर पानी फेरने के लिए। जिसे सुनकर राहुल अपना सिर नीचे कर लेते हैं और सभी उसे घूरने लगते हैं। मोना आगे बोली, और इतना ही नहीं, अब सब पर 50-50 हजार का इनाम है, यानी पुलिस के साथ अब तुम्हारा आम आदमी भी दुश्मन बन गया, और वो अली महान और भगवान सभी नजरों में, इसलिए अब तुम लोग मुंबई ना जाओ, उसी में भलाई है। हाँ, और ये सब इस राहुल के वजह से हुआ है, इस उस डॉक्टर पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। राघव राहुल को देखकर बोला। तो राहुल सॉरी बोलकर खड़ा होकर उठ जाता है, आधा खाना खाते हुए ही। राहुल खाना तो बुरा खाते, नताशा बोली। जिसे सुंदर और राहुल को बाहर जाता देख मोना गहरी सांस लेकर बोली, उसका खाना साइड में रख दो, वो बाद में खा लेगा, और अब गया सो गया, छोड़ो अब तुम लोग यही रहना, लेकिन ध्यान से, क्योंकि लोग ये भी और कब कौन पैसे के पुलिस को बता दे, किसी को नहीं पता। मोना की बात सुनकर विशाल बोला, तुम उसकी चिंता मत करो मोना, ये शहर नहीं गांव है और यहाँ लोग लालची नहीं है, फिर भी भाई ध्यान से रहना। मोना विशाल को देखकर बोली। फिर कुछ सोचकर अर्जुन बोला, बॉस फिर आपका क्या और आप कैसे लड़ेगी उससे। जिसे सुनकर मोना बोली, मेरी चिंता मत करो तुम लोग, मैं देख लूंगी, वैसे भी ये जंग मेरी थी, तो तुम लोग क्यों इसमें अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। और ये तुमसे किसने बोला मोना, ये जंग उतनी ही हमारी है जितना कि तुम्हारी। हम लोगों ने बहुत दर्द सहा है और अब तो हम लोगों को अपनी अपनी पहचान छोड़कर इस छोटे से गांव में इस तरह रहना पड़ रहा है। विशाल मोना की बात सुनकर हल्के गुस्से में बोला। तो मोना बोली, हाँ भाई, लेकिन इस समय यही रहो आप लोग, जब तक लोग आपके बारे में भूल नहीं जाते हैं, उसके बाद हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे, तब तक मैं अपने साथियों से बदला लूंगी। मोना विक्रम और उसकी टीम के बारे में सोचकर बोली, लेकिन बॉस आप अकेली केस करेगी। राघव मोना के लिए परेशान होकर बोली। तो सभी के चेहरों पर परेशानी वाले भाव आ जाते हैं। मोना सभी के चेहरों के भाव देखकर बोली, आप लोग मेरी चिंता मत करना, मेरा वे लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि उस बिग बॉस को पता है कि प्रिया किसकी वाइफ है, जिसे नाराज किया तो अच्छा नहीं होगा। मोना आदित्य में बारे में सोचकर बोली, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि आदित्य ओबरॉय क्या चीज है, बिजनेस की दुनिया में उसका भी बहुत बड़ा नाम है और कोई फालतू में उससे पंगा लेना तो नहीं चाहेगी। आदित्य भले ही बिग बॉस के बराबर का ना हो, लेकिन वो कम भी नहीं है, शहद ही बजेगी, बिग बॉस भी उसे मारने का ऑर्डर नहीं दे पा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। CH60 मोना और आरव की लड़ाई।
मोना आदित्य में बारे में सोचकर बोली। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि आदित्य ओबरॉय क्या चीज है। बिजनेस की दुनिया में उसका भी बहुत बड़ा नाम है और कोई फालतू में उससे पंगा लेना तो नहीं चाहेगी। आदित्य भले ही बिग बॉस के बराबर का ना हो, लेकिन वो कम भी नहीं है। शहद ही बजे की बिग बॉस भी उसे मारने का ऑर्डर नहीं दे पा रहा है। अब आगे खाना होने के बाद मोना राहुल की प्लेट लेकर बाहर की झोपड़ी में आती है तो वो देखती है कि राहुल एक खटिया पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। मोना ये देखकर राहुल के पास आते हुए बोली, तुम इस चार्ज कैसे करते हो राहुल, यहाँ तो लाइट ही नहीं है। इतना बोल उसके पास बैठ जाती है अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर। तो राहुल एक नजर प्लेट को देख फिर मोना से बोला, वो आज के गांव में आती है तो वहां से करके लाया था सबके फोन और अपना लैपटॉप चार्ज करके। जिसे सुनकर मोना उसके गोद में रखे लैपटॉप को उठाकर साइड रखकर बोली, अच्छा तुम मेरी हेल्प यही से कर सकते हो, लो अपना पूरा खाना खो मैं तुम्हारे लिए भी लाई थी। इतना बोल वो उसके पास खाने की प्लेट करने लगती है, लेकिन राहुल नमे से हिला देता है। तो मोना खुद ही एक खाने का एक निवाला लेकर उसे राहुल के मुंह करके बोली, ज्यादा नखारे मत दिखाओ मुझे समझे, वरना बहुत पीटूंगी समझे। बड़ा आया नाराज होकर खाना छोड़ने वाला। मोना राहुल को खाना खिलाते हुए बोली। तो राहुल उसे नम आंखों से देखकर बोला, बॉस आपको मुझसे नाराज होना कि मेरी उस गलती की वजह से हमारा सारा प्लान फेल हो गया। मोना राहुल की आंखों में आंसू देखकर अपने दूसरे हाथ से उन्हें साफ करके बोली, सुबह जब इस बारे में पता चला कि क्या हुआ तब तो बहुत गुस्सा आया सच में राहुल। जिसे सुनकर राहुल उदास होकर अपना सिर नीचे करके बोला, फिर आपने खुद को क्यों रोका, मुझे अपनी टीम से निकाल दो या गोली मार दो, मैं इसके लायक नहीं हूं कि आपकी टीम में रह सकूं। जिसे सुनकर मोना गहरी सांस लेकर खाने की प्लेट साइड में रखकर बोली, वैसे आइडिया अच्छा है को मैं सीधा तुम्हें गोली मारकर खेल हो खत्म कर दूं। राहुल हैरान होकर मोना देखने लगता है तो मोना मुस्कुराकर उसके गले में हाथ डालकर बोली, लेकिन क्या है ना राहुल, तू अपन का छोटा भाई ये रहे तो अपन तेरे मार नहीं सकता, और गलत तो तेरे साथ भी हुआ है ना, तूने उस लड़की पर विश्वास किया शायद प्यार भी। इतना बोल मोना राहुल का चेहरा देखती है तो वो अपना सिर नीचे कर लेता है। जिसे सुनकर मोना उसके सिर के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, मतलब मैं सही हूँ, तुझे उस लड़की से प्यार है। जिसे सुनकर राहुल अपना चेहरा ऊपर करके मोना को देखकर बोला, नहीं बॉस ऐसा कुछ नहीं है, और होगा भी तो वो उसी समय खत्म हो गया जब उसने मुझे बेहोश करके अन लोगों की मदद की थी। अब मेरे दिल में नफरत है, केवल नफरत। मोना गहरी सांस लेकर बोली, ओके तो तेरे दिल में उसके लिए नफरत है राइट। राहुल हाँ में सिर हिलाकर बोली, ओके तो फिर मैं सबसे पहले अब उसे गोली मारूंगी, तेरे लिए वो लड़की मारेगी, उसने मेरे छोटे को धोखा दिया, मैं उसे अब नहीं छोड़ने वाली। मोना अपनी बंदूक निकालकर गुस्से में बोली। तो राहुल के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं, जिसे देखकर मोना बोली, क्या हुआ, तुम नहीं चाहते कि मैं उसे मारूं क्या, तुम्हें उसे एक मौका देना नहीं चाहते। जिसे सुनकर राहुल बोला, ऐसा नहीं बॉस, प्यार में बार बार मौके नहीं दिए जाते, उसने मेरे विश्वास को तोड़ा है तो उसे मौत तो मिलेगी, लेकिन आपके हाथों नहीं, मैं खुद उसे गोली मारूंगा, उससे पहले उसे बताऊंगा कि उसने क्या किया था गलत। जिसे सुनकर मोना थोड़ा हैरान होती है, क्योंकि राहुल ने बड़ी बात आसानी से बोल दी है, क्या इतना सरल है अपने प्यार को मारना, वो भी अब विक्रम से नफरत करती है और खुद उसे मारेगी भी, लेकिन उसने उसे जन्म में प्यार किया था तो उसे डर है कि उस समय उसके हाथ ना कान पे विक्रम को गोली मारते समय। मोना ये सोचकर गहरी सांस लेकर बोली, ठीक जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं जाऊंगी कि मारने से पहले तुम उससे बात करना, उससे वजह पूछना, और तब भी तुम्हें लगे कि उसने गलत किया तो उसे गोली मार देना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना राहुल, हम बाद में पछताते हैं। मोना ये सोचते हुए बोला रही थी और अभी भी उसका हाथ राहुल के सिर पर था। एक बड़ी बहन और मां की तरह उसे पता है उसके टीम में राघव को छोड़ बाकी अर्जुन, विशाल भाई और राहुल, ये तीनों का इस दुनिया में सगा कोई नहीं, ये तीनों अनाथ थे, लेकिन मोना के को अपनी बहन और अपना सब कुछ मानते हैं। तो मोना कभी नहीं चाहेगी कि इनके साथ कुछ भी गलत या बुरा हो उसकी तरह, जहाँ उसके बस वैसे तो सब कुछ है, दौलतपति, एक प्यारा बेटा, लेकिन केवल है वो उसके अपने नहीं है, अपना तो उसका शरीर भी नहीं है, तो ये रिश्ते भला उसके कैसे हो सकते हैं। तभी राहुल मोना के गले लगकर बोला, थैंक्स बॉस मुझे माफ करने का, अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जिसे सुनकर मोना मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ मुझे भी तुझे यही उम्मीद है, और हाँ अगर ऐसा फिर कभी तेरे वजह से हुआ तो पक्का मैं तुझे गोली मार दूंगी समझा। मोना राहुल को गोद से दूर करके बोली। जिसे सुनकर और मोना के चेहरे के भाव देखकर राहुल हाँ में सिर हिला देता है। तो मोना अपने हाथ की घड़ी में टाइम देखकर बोली, अच्छा अब चलती हूँ मैं, तुम लोग मेरे टच में रहना और मेरा इशारा मिलते ही वापसी आ जाना, तब तक मैं दूसरी जगह देख लूंगी जहाँ कोई नहीं आ सकता। राहुल हाँ में सिर हिलाकर बोला, ओके बॉस, लेकिन आप आज रात रोक जाती तो और भी अच्छा होता, मुझे आरव के साथ खेलना है। राहुल छोटा सा मुंह बनाकर बोला। तो मोना बोली, मेरा भी यह मन कर रहा है, लेकिन क्या ना कि आदित्य का फोन और कार दोनों बिना पूछे लेकर आ गई और उन्हें नहीं पता कि मैं और आरव इस समय कहाँ, तो मुझे जाना होगा वरना उनका गुस्से में पूरी मुंबई जले, उससे पहले मुझे जाना होगा। मोना खेड़े होकर बोली। तो राहुल हंसते हुए बोला, इसका मतलब हमारी बॉस भी किसी से डरती है। नहीं नहीं मैं किसी से नहीं डरती समझे, मोना का आज भी अपनी मर्जी के मालिक है, लेकिन मुझे चिंता लोगों की, उनके आसपास की, विचारे उनकी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए जाना है।
मोना राहुल की बात सुनकर बोली, वो भाला उसे बुरे आदमी से क्यों डरेगी, उसकी तो खबर लेनी अच्छे ज्यादा शौक है ना, मुझे बेहोश करके मेरे रात भर मजे लेने के, मैंने भी उसे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी मोना नहीं है। मोना यही सोच रही थी तभी उसके पास भागते हुए आरव आकर उसके पैर से चिपक कर अपना सिर पकड़ करके मोना से बोला, मामा घर चलो अब वरना डैडी फिर से आपको मुंह से दूर करके रूम में बंद कर देंगे। जिसे सुनकर मोना की आंखें बंद हो जाती है और वो जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख लेती है। ये शैतान लड़का कुछ भी बोलता है और फिर वो राहुल को देखती और बाकी सभी भी जो मोना को हैरानी से देख कर रहे थे। अब तो मोना का दिल कर रहा था को इसी समय धरती फाटे और वो उसमें समा जाए। उसके बेटे ने उसके भाइयों और भाभीियों के आगे मुंह उठाने के लायक नहीं छोड़ा। इस समय मोना क्या आदित्य तुम्हें रात में रूम में बंद करके आरव से दूर करता है? विशाल बोला तो मोना हैरानी से उसे देखकर ना में सिर हिला देती है। विशाल भी इस चीज में कच्चा था कि आरव के कहने का क्या मतलब था। तभी लिली उसके कान में धीरे से कुछ बोलती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और मोना का चेहरा शर्म से लाल और वो ज्यादा शर्मांदगी से बचने के लिए आरव को गोद में लेकर बोली, अच्छा आप सभी अपना ध्यान रखना, वहाँ का माहौल सही होते हो मैं आप सभी को बुला लूंगी। तो सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। जिसे देखकर मोना उस झोपड़ी से बाहर आ जाती है और अपने कार के पास खड़े होकर आरव से बोली, आरव आप अपने सभी मामा और मामू को बाय नहीं बोलोगे क्या? जिसे सुनकर आरव सभी को देखकर हाथ के इशारे से बाय करने लगता है तो सभी लोग हंसते हुए आरव को बाय करते हैं हाथ हिलाकर। राहुल कार डोर खोल देता है तो मोना आरव को बैठा देती है तो अपनी सीट पर बैठ जाता है और खुद ही सीट बेल्ट लगाने लगता है। ये सब देखकर हैरान थे। मोना कार में बैठते हुए बोली, ये सब उसके पिता ने सिखाया है, कार चला रहे इंसान से दूर रहकर कर उसे परेशान नहीं करना चाहिए। सभी हाँ में सिर हिला देते हैं कि आदित्य ने अपने बेटे को बहुत अच्छी शिक्षा देती है। मोना अपनी तरफ का डोर लगाकर कार चालू करने को होती है तभी राहुल बोला, ये क्या आपकी गाड़ी का टायर तो पंचर है बॉस। जिसे सुनकर मोना शॉक होकर पीछे का टायर देखती है तो वो सच में पंचर है। यार अब हम घर कैसे जाएंगे? मोना आरव से बोली जो उससे बोला, मम्मा लगता है आपके जाने का। मोना नहीं, गाड़ी में पीछे डिग्गी में एक और टायर है, भूल गई। जिसे सुनकर हाँ में सिर हिला देती है और उसकी बात सुनकर विशाल बोला, ओके तो तुम लोग वापस अंदर जाओ तुम तक में, और राघव टायर चेंज कर देते हैं। मोना गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिलाकर आरव को देखती है जो उसे घूर रहा था। उसकी मम्मा पक्का उसके डैडी से दूर रहने के लिए ये सब कर रही है और पक्का उन्होंने ही टायर पंचर किया होगा। आरव के मन में चल रही बातें समझकर मोना उसे घुरे के बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करती और मैं क्यों तुम्हारे डैड से दूर रहने के लिए ये सब करूंगी, मुझे कोई शौक थोड़ी है और ना मैं उनसे डरती हूँ समझे। इतना बोल वो बुरा सा मुंह बनाकर कार से बाहर आकर बोली, चलो आरव बाहर आओ। नहीं मुझे नहीं आना मम्मा, अब मुझे डैडी के पास जाना बस। जिसे सुनकर मोना उसे घूरने लगती है तो विशाल बोला, रहने दो मोना, उसे वैसे भी उसके वजन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हम कर लेंगे, तुम जाओ अंदर बैठो। जिसे सुनकर मोना कार को चाबी विशाल को देकर आरव की तरफ मुंह बनाकर चली जाती है। ये लड़का उसका नहीं है, सच में इसके एक भी गुण उस पर नहीं गए, सभी अपने पिता पर गई है। छिछोरे पिया का छिछोरा बेटा कहीं का। आरव जब ये देखता है तो मन में बोला, मम्मा आप मेरे डैडी से दूर नहीं जा सकती, ज्यादा समय समझी। बाकी सभी बस शौक होकर माँ बेटे की आंखों ही आंखों में हो रही लड़ाई देखकर हैरान थे। विशाल फिर डोर बंद कर देता है और राघव के साथ टायर चेंज करने में लग जाता है। मोना अंदर जाकर गुस्से में खटिया पर बैठकर बोली, मुझे इस बाप की औलाद को लाना ही नहीं चाहिए, अपने साथ मुझ पर शक कर रहा है, बताओ मैं क्यों उसके डैडी से दूर जाना चाहती हूँ, क्या मैं डरती हूँ आदित्य से? मोना गुस्से में सामने खड़े अर्जुन, राहुल, कविता, नताशा और लिली से बोली तो सभी ना में सिर हिला देते हैं। जिसे देख मोना बोला, हाँ भाई भाला इस दुनिया कोई है जो मोना को डरा सकते हो, मैं जब उस बिग बॉस और विक्रम से नहीं डरती तो इसके बाप से क्या डरूंगी। बॉस शांत हो जाओ, वो बच्चा है। अर्जुन बोला तो मोना उसे घुरे के बोली, ये शैतान तुम्हें बच्चा लगता है, अरे बहुत समझो कि तुम्हारी कविता अभी तक तुम्हारी है। जिसे सुनकर अर्जुन की आंखें डर से बड़ी बड़ी हो जाती है और कविता को खुद से चिपका लेता है। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।